गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यश, आलोक, सचिन, ओम, सुमित, पल्लवी, विजेंद्र, अरुण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हेलन, आईआईटी बॉम्बे, सौरभ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यश, आदित्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। नेहा, विपुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाश्वत, गुड इवनिंग बेटा। आयुष, शैली, प्रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब सत्यम, गुड इवनिंग। मोहित, मनीष, अंकित, पूजा, श्वेतांक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आदित्य, नंदिनी, संतोष, सलीमियंस, अब तुम सारे ही सलीमियंस हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल है? अ, कैसे हो भाई सब लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत की थी, जिसमें बताया गया था कि वाटर के लिए एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि वाटर का अपना एक आयनिक प्रोडक्ट होता है जिसको KW से डिफाइन किया जाता है, और उस KW की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हर के टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो उस KW की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर। वो 10⁻⁻14 अज्यूम किया गया है या निकाला गया है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो पानी का डिसोसिएशन वो कम होने लगेगा, तो KW की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे में KW की वैल्यू ही ये डिसाइड करती है कि वाटर की जो पीएच है, हालांकि टेम्परेचर कुछ भी हो, समझ रहे हो बात को, टेम्परेचर अगर कुछ भी हो उसके बावजूद भी अब पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा। सर इसमें कोई शक नहीं है, पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और ऐसे में पानी की जो पीएच है वो कुछ भी हो सकती। पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा, दैट मींस पानी से आने वाले H+ और पानी से आने वाले OH- की कॉन्सेंट्रेशन वो बराबर रहेगी। पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा, बट पानी की जो पीएच वैल्यू होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि अगर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो पानी से आने वाले H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, जिसकी वजह से पानी की पीएच 7 होगी। आज 2.0 में सलीम सर आए थे, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। फिजिक्स की क्लास में शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भाई तुम लोग अब तक गुड इवनिंग ही कर रहे हो, अभी कितना, क्या अब तो रात हो जाएगी तुम्हारे गुड इवनिंग के चक्कर में? अरे बस कर दो, हो गई गुड इवनिंग, अब आगे बात करते हैं। तो इसमें लल्लू, लल्लुअंस, ये सही है यार, लल्लुयंस, लल्लुयंस ये सही है ना। एक बार किसी बच्चे ने बोला था फैसिलियंस भी सही है, अब एक ने लल्लुलियंस लिखा है। अरे गजब है नाम, तुम लोग एकदम, ये सब अच्छे नहीं है नाम, वही अच्छा लगता है, बस एक ही नाम अच्छा लग रहा है इन सब ईएंस ईएंस लगाकर, दैट इज सलीमियंस। और हाँ ये जरूर है कि आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो मजा जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चलिए ठीक है। तो इसमें हाँ नाइट हो गई, एक आदमी लिख रहा है गुड नाइट। यार मैं पहले बता चुका हूं, ये सब बातें मत लिखा करो, इससे मूड खराब होता है। ये गुड नाइट जो है, ये जो जाने जाने के जो वर्ड्स होते हैं ना, गुड नाइट, गुड बाय, है ना, टाइम हो गया, अबे ये सब लिखा मत करो। अपना चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधो, अपना चुपचाप जाके सो जाओ, अपना खत्म करो बात को। हमें क्यों बताते हो, हमें नहीं समझ में आता। अरे हमें पता टाइम क्या चल रहा है ना। तो बहरहाल तो हम लोग ये चीज शुरू करते हैं कि अगर हम हालांकि एक दो सवाल जो लास्ट क्लास का होमवर्क था वो भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो लास्ट क्लास के एक दो होमवर्क हैं, एक दो सवाल हैं, उनको जरूर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के रिलेशन के बारे में बात की थी, उसको लेके जरा सा एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको लेके एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा कि अगर मान लीजिए PCl5 का हमारा इक्विलिब्रियम है और आपने PCl5 को बर्तन में बंद कर दिया। हम इसको पूरा सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहे हैं, तुम अपने आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको जरा सा अपने आप समझने की कोशिश करना। इस इक्विलिब्रियम में ये इक्विलिब्रियम कैसे बना होगा? तो सबसे पहले सर आपने बर्तन बंद रखा होगा जिसमें PCl5 डाल दिया होगा, यानी एक बंद PCl5 के अंदर आपने इसको बंद कर दिया। अब आपने ऊपर से आवाज लगाई, ऊपर से क्या आवाज लगाई? आपने ऊपर से आवाज लगाई कि भाई ये बताइए वेपर डेंसिटी कितनी है। तो अब आपने जब बर्तन में PCl5 को बंद किया, है ना, तो हमें नहीं पता कि वो बर्तन में बंद होने के बाद अंदर क्या हो रहा है। अब ऑब्वियस है, अंदर सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब आप ये काम करेंगे तो अंदर PCl5 का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा और वो PCl3 और Cl2 के साथ एक इक्विलिब्रियम बना के बैठा होगा। अब जब आप उससे ही पूछेंगे हाँ भाई PCl5 तुम्हारा वेपर डेंसिटी कितना है, तो वो PCl5 ये कह रहा है कि मेरी वेपर डेंसिटी 92 ये बता रहा है।
मैंने कहा ये बेवकूफ आदमी झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। मुझे ये पता है कि PCl5 है, और हम सब जानते हैं कि PCl5 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बात करूं तो PCl5 का जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा, फास्फोरस 31 होता है और क्लोरीन 35.5 होता है। तो 35.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 27, यहां आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 207.5। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 31 और जोड़ दूं तो ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 238.5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि PCl5 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 31 प्लस 207.5 से निकाला जाएगा। समझ रहे हो बात को? 207.5 से निकाला जाएगा एंड दिस इज ओवरऑल कितना आ जाएगा? 238.5। ये तो मॉलिक्यूलर वेट है। तो फिर वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल कितनी होगी? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होगी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 238.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 1 कितना आ जाएगा? 119.25। सर ये है मामला। मतलब मेरे हिसाब से PCl5 को थ्योरेटिकली कितनी वेपर डेंसिटी बोलनी चाहिए? जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसका आधा, एंड दैट इज 119। पता नहीं साला झूठ क्यों बोल रहा है, कह रहा 92 आ रही है, बेवकूफ बना रहा है। सर बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है, एक्चुअली बेवकूफ नहीं बना रहा है। वो अंदर गया और अंदर जाके टूट गया। अब जब टूट गया तो पूरे मिक्सचर का एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा। याद है तुम्हें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात हुई थी जब गैसियस मिक्सचर होता है? MIXI समेशन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया था। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 into mole fraction of 1 plus molecular weight of 2 into mole fraction of 2 plus molecular weight of 3 into mole fraction of 3, so on so on। अब आदमी गड़बड़ चालू होगा। क्या गड़बड़ है? होगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ चलता है, इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती है, समझो बात को। आप जो जोड़ दो यार, कुछ क्या है गड़बड़? थोड़ी बहुत चलेगी, क्या गड़बड़ कर दिया? अब त्रुटि ढूंढोगे। अब मैं त्रुटि ढूंढने बैठूं? अच्छा मुझे लग रहा है मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? ओहो, सारी गड़बड़ कर दी लग रहा है। त्रुटि हो गई भाई, त्रुटि हो गई लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गई। अरे यार बहुत पकाते हो तुम लोग। तो खुद ही बता दो एक बार यही बता दो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? PCl5 क्लोरीन हो गया 35.5 इंटू 5, 5 5 25, उधर 2 25, 5 5 25, 25 और 2 27, 2 इधर 5 177.5 और उसमें 31 जोड़ दिया। हाँ यार त्रुटि हो गई, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 208.5। ये सही है ना? अब तो सही है। हाँ सर, अब 208.5। तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल वेट जो है 208.5। तो जो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होनी चाहिए वो इसका आधा होना चाहिए, यानी 208.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 104.25। अब सही है ना? अब तो सही। यानी हमारे हिसाब से PCl5 को हमारे हिसाब से क्या बोलना चाहिए अपनी वेपर डेंसिटी? अपने मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके, और अपने मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके इट शुड बी 104.25। लेकिन वो तो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है मेरा तो 92 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वेपर डेंसिटी हमें दे रखी है ये कंटेनर की ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके निकाली गई है, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। यानी इसमें कोई शक नहीं है, ये वेपर डेंसिटी तो है लेकिन ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है। आप समझिए एक बात, यानी दिस इज द वेपर डेंसिटी विच इज व्हाट? दिस इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी अज्यूमिंग दिस इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पर इस पूरे सिस्टम की जो वेपर डेंसिटी है वो अंदर से आवाज आ रही है। हमने थोड़ी देर बाद डब्बे से पूछा तुम्हारी वेपर डेंसिटी कितनी है, तो अंदर से आवाज आई 92। हमें ऐसा लगा वो 92 कौन बोल रहा है? वो 92 तो PCl5 बोल रहा होगा, वो झूठ बोल रहा है, जबकि एक्चुअली PCl5 अकेला नहीं, उसमें PCl3 भी है और Cl2 भी है। जब तुमने उसको डब्बे में डाला था तुम्हें नहीं पता था कि वो अंदर जाके क्या कर रहा है। उसने अंदर जाने के बाद ड्रामेबाजी की, इक्विलिब्रियम बनाया, और जब थोड़ी देर बाद तुमने अंदर से पूछा कि भाई साहब ये बताइए आपकी वेपर डेंसिटी कितनी है, तो वो पूरा सिस्टम चिल्ला के बोला मेरी वेपर डेंसिटी 92। सो this will be observed vapor density of PCl5 and this should be theoretical vapor density of PCl5। सर हमने पढ़ रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को यूज करके निकाला जा सकता है, एंड दैट इज D minus D upon D into n minus 1, and this capital D is the theoretical vapor density which is 104.25।
माइनस ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, वो पक्का सवाल में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इनटू n माइनस वन। अब जल्दी से बताओ n कैसे निकाला गया था, याद करो। n निकाला गया था सर इधर के जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय इधर के जितने मोल्स हैं, यानी n हो गया हमारा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी n की वैल्यू हो गई 2। सब लोगों को याद है, सिर्फ इधर के मोल्स मत देखना, इधर के मोल डिवाइडेड बाय इधर के मोल, दैट मींस n इज पर मोल डिसोसिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है? n का मतलब है एक मोल में से कितने लोग बने, दैट इज n। So इसका मतलब you are total gaseous moles of products divided by total gaseous moles of reactant, that should be n। और मैंने कल तुमसे कहा भी था, एक बार n की वैल्यू यहां 2 रख के देखना, एक बार यहां 2 लगा के देखना और फिर बताना n की वैल्यू कितनी आती है। वो n की वैल्यू n/2 निकल के आएगी। मैंने कहा था करने के लिए, तुम हालांकि कहां हमारी बातें सुनते हो, तुम सोचते हो साला बूढ़ा आदमी बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे तो किसी ने किया ही नहीं होगा। हालांकि मैंने कहा था कि एक बार करके देखना कि जब a गिव्स nb था तो 2a गिव्स nb का इक्वेशन क्या बनेगा। तो 2a गिव्स nb की इक्वेशन तुमने अगर किसी ने बनाई हो तो n/2 निकल के आती। बहरहाल तुम देखोगे तो ये आ गया आपका n की वैल्यू 2 हो गई, तो मैंने यहां पर n की वैल्यू 2 रख दी, तो n की वैल्यू आपने 2 रख दी। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इट इज 2 - 1। इसको सॉल्व करके अल्फा निकल आएगा। अब हमें तो नहीं पता कैलकुलेशन से क्या आएगा, कुछ बच्चे जो है 0.13 बोल रहे हैं, तो शायद यही सही होगा। किया था, शाबाश अक्षिता ने किया था, अक्षिता शाबाश बेटा। और भी बच्चे बोल रहे हैं, सोहम कह रहा है मैंने भी किया था सर, अब बहुत बढ़िया। और क्या तुमने देखा था अक्षिता, सोहम और भी जो बच्चे लिख रहे हैं, क्या ये देखा था तुमने कि ये n/2 आ रहा था इक्वेशन में, यही इक्वेशन अब n/2 - 1 बन गई थी? किसी ने लिख के देखा था? n/2 - 1 आया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं किया था, एक कह रहा किया था, एक कह रहा नहीं किया था। अरे भाई ये करना चाहिए था, मतलब करना भी क्या, मतलब मेरी बात को अगर मान लेते हो तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है नहीं हो सकता है शायद एक बार चेक कर लेते हैं, तो तुम एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। तो जिसने किया था वो देखेगा कि n/2 - 1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, और ये सवाल मेरे लिए ज्यादा अच्छा है यार। आप समझ रहे मेंस लेवल पर कितना खूबसूरत सवाल। लीजिए सर, एक आपने यही सवाल, एक ये जेई का सवाल पूछ लिया सर, बैंड बजने वाली है। ये सवाल अगर आपने मेंस लेवल पर पूछ लिया तो आप समझ लीजिएगा सर पब्लिक खत्म हो जाएगी। गलत सलत पता नहीं क्या क्या लिख के आएंगे सब, क्योंकि कुछ सब खोखली तैयारी के साथ बैठते हैं। सर सवाल यह है कि फॉर दिस इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम लिया है इन्होंने? फॉर दिस इक्विलिब्रियम, किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? 3a गैस गिव्स nb गैस। क्या आप बता सकते हैं कि इफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी of A and theoretical vapor density of A are small d and capital D, then relation of degree of dissociation of A with vapor density इज। ये लीजिए सर, मस्त सवाल। 4 ऑप्शन होंगे, पब्लिक सारी पब्लिक एक ऑप्शन जो है पक्का वो ये बना के देगा। एक ऑप्शन होगा d - d अपॉन d इंटू n - 1। दूसरा ऑप्शन देगा d - d अपॉन कैपिटल D इंटू n - 1। तीसरा ऑप्शन देगा d - d अपॉन d इंटू n/3 - 1। और एक ऑप्शन बना के देगा d - d अपॉन कैपिटल D n/3 - 1। ये 4 ऑप्शन होंगे और आप समझ लीजिएगा पब्लिक क्या ही करके आने वाली है। उसको तो समझ में नहीं आता, वो तो डेरिवेशन तो उसको पता ही नहीं था। वो तो ये देखता था यहां n होगा और यही n जो होता है वो फॉर्मूले का n होता है, जबकि ये फॉर्मूले का n नहीं है। ये फॉर्मूले में जो n आता है वो एक्चुअली n/3 के बराबर होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां जो अंदर आने वाला है वो n/3 निकल के आने वाला है। और सारे बच्चे सवाल का आंसर सही दे रहे हैं, शाबाश। इसका आंसर जो है वो सी बनना चाहिए। क्लियर है ये? और ये तुम डिराइव करके देख सकते हो, तुम्हारे सामने इक्वेशन है, आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। कल हमने कर रखा था, 1 सेकंड का काम है, ये खुद भी डिराइव किया जा सकता है। क्लियर है? शाबाश।
शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल और था, एक ही गंदा सा सवाल जो है ये आपने दिया था, हम हालांकि आज भी ये गंदा ही रखेंगे, मतलब आप समझ रहे हो, आपको हमने पहले भी गंदा बनाया था, इसको आज भी गंदा ही रखेंगे। हम सिर्फ इक्वेशन तुम्हें प्रेशर्स की इक्विलिब्रियम पर लिख के दे देंगे, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम सॉल्व करते रहना। अननोन्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा यह आपके हाथ में होगा, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के तुम्हें बता सकता हूं। इस सवाल में अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि आपको जो इनिशियल सिस्टम N2 का दिया गया है उसका मोलर रेशो 9:13 है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ये बात जानता है कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन मोलर रेशो इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रेशर रेशो। इफ द इनिशियल N2 और H2 का मोलर रेशो अगर मेरा 9:13 है तो मेरा प्रेशर का रेशो भी 9:13 ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक आदमी का प्रेशर, क्या लेना चाहिए हमें, एक आदमी का प्रेशर, एक आदमी का प्रेशर अगर 9p ले ले तो दूसरे आदमी का प्रेशर 13p होना चाहिए। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी अगर ये मोलर रेशो 9:13 है तो प्रेशर का, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए फिर तो, अगर मोलर रेशो 9:13 है तो प्रेशर का रेशो भी 9:13 ही होगा। यानी 9:13 हमारा मोलर रेशो है, तो जो प्रेशर होंगे वो प्रेशर कितने कितने होंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इसको 9p माना जा सकता है और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इसको 13p माना जा सकता है। इस सवाल में अच्छी बात यहां से शुरू होती, यानी एक चीज क्लियर है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट। हाँ, ये लास्ट चैप्टर के ये एक दो सवाल दिए गए थे, हो सकता है किस बच्चे को कम समझ में आ रहा, बिकॉज ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टम्पर सवाल था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हमसे कर रखा था। बात समझ रहे हो? तो इसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि जो N2 और H2 का मोलर रेशो है वो 9:13 है, तो उनका प्रेशर भी इनिशियली 9:13 होगा। अब देखिए कैसे किया जाएगा, सब लोग इस बात को ध्यान से देख लें एक बार, कैसे किया जाएगा। सर देखिए, नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो 9p, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला नाइट्रोजन 9p, ठीक है। तो सर अगर ये नाइट्रोजन 9p है तो ये भी नाइट्रोजन 9p है। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? नाइट्रोजन तो कॉमन है सर, जहां भी 9p लिखेंगे वहां हर जगह 9p आएगा, बात ठीक है। और हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 13p है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन 13p है तो सर ये वाला हाइड्रोजन भी 13p है। सर हाइड्रोजन तो कॉमन, ठीक। अच्छा अब शुरू करते हैं सर, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, कुछ घटेगा कुछ घटेगा कुछ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सर कुछ घटेगा, नाइट्रोजन है x मान लेते हैं, कुछ घटेगा सर यहां से 3x मान लेते हैं, 3 है, 1 मोल घटेगा, इसका 3 मोल घटेगा, इसका x मोल घटेगा तो इसका 3x घटेगा, सर इसका 2x बनेगा। बिल्कुल सही है सर। लेकिन जैसे ही आपने 9p माइनस x लिखा, नीचे हर नाइट्रोजन के नीचे टै 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 अपने आप 3x घट जाएगा, सॉरी अपने आप x घट जाएगा। सर यहां से ये x घट गया। जैसे ही हाइड्रोजन के नीचे आपने 3x घटाया, हर हाइड्रोजन के नीचे 3x घट जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चमकने लगेगा। अब आते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम पर। सेकंड इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो सर यहां से कुछ घटेगा, ये y घटेगा, 2 के हिसाब से यहां 2y घटेगा और यहां पर y बनेगा। जैसे ही नीचे y घटेगा, ऊपर हर नाइट्रोजन में y अपने आप टैं 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 करके घट जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन में 2y घटा, ऊपर हर हाइड्रोजन में 2y घट जाएगा। एक बार फाइनली चेक कर लीजिए, क्या बने हुए साइमल्टेनियस सिस्टम के जो इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं, क्या वो हर जगह सेम है? सर नाइट्रोजन यहां पर भी इसी प्रेशर पर है, नाइट्रोजन यहां पर भी इसी प्रेशर पर है, हाइड्रोजन यहां पर भी इसी प्रेशर पर है, हाइड्रोजन यहां पर भी इसी प्रेशर में है। सर ये आपने जो प्रेशर्स लिखे हैं ये बिल्कुल सही लिखे। अब आपके सामने अपने हिसाब से समझिए आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। सर आपके पास 3 अननोन्स हैं, एक p है, एक x है और एक y। वो कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए। सर एक p अननोन है, वो आपने अपनी तरफ से माना था, एक x अननोन है, एक y अननोन है। सर ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है, अब आप देखिए जरा क्या इंफॉर्मेशन है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 7p0, यानी इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो 7p0 है। किसकी वजह से ऐसा टोटल प्रेशर? सर एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। कैसी बातें कर रहे हैं सर? नाइट्रोजन तो एक ही है, एक ही बार गिनिएगा, यानी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजीन। सर ये चारों का जो प्रेशर है वो मिलकर 7p0 होगा। क्या p, x और y की एक इक्वेशन आ गई? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यानी सारे लोगों का प्रेशर किस किस का? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, हाइड्रोजीन का। सर नाइट्रोजन को 2 बार मत गिनिएगा, ये नहीं करिएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ना ना ना, नाइट्रोजन तो एक ही है सर, उसका प्रेशर कितना है? 9p माइनस x माइनस y। यानी एक इक्वेशन तो 7p0 की बनेगी इन सब के प्रेशर को ऐड करने की। दूसरी इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? द प्रेशर ऑफ अमोनिया इन विच प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इज p0। अमोनिया का जो प्रेशर है वो p0 है। अमोनिया कितनी है तुम्हारी? सर ये
अमोनिया का प्रेशर पी नॉट है, तुम्हारे हिसाब से कितना है 2x, इससे x की वैल्यू आ गई। एंड द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2p नॉट, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है इतना, और वो कितना है 2p नॉट। आप समझदार हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि सर आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, उन कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका काम चल जाएगा। मैं एक बार इक्वेशन भी लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि हमें इक्वेशन नहीं बताई गई। तो चलिए लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजीन, इन सब को मिला के ये वैल्यू 7p नॉट दे रखी है। अब नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, नाइट्रोजन का प्रेशर आपने दिया है 9p माइनस x माइनस y, प्लस हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 13p माइनस 3x माइनस 2y, प्लस अमोनिया का प्रेशर कितना है 2x, प्लस हाइड्रोजीन का प्रेशर कितना है y, दैट इज 7p नॉट। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, अमोनिया का जो प्रेशर है वो पी नॉट है। अमोनिया का प्रेशर अगर पी नॉट है तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू पी नॉट। हमारे हिसाब से अमोनिया का प्रेशर कितना है, हमारे हिसाब से जो अमोनिया का प्रेशर है वो है कितना है अमोनिया 2x, इसका मतलब ये हुआ सर 2x की वैल्यू पी नॉट के बराबर हो गई। एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, और एक और अननोन, क्योंकि 3 अननोन्स है तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी, एंड दैट इज हाइड्रोजन प्रेशर इज 2p नॉट। हाइड्रोजन कितना है हमारा 13p, हाइड्रोजन प्रेशर इज 2p नॉट। कितना है हाइड्रोजन हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से हाइड्रोजन है 13p माइनस 3x माइनस 2y, दिस इज 2p नॉट। सर ये मेरे हिसाब से आपकी तीसरी इक्वेशन। क्या 3 इक्वेशंस और 3 अननोन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू और p की वैल्यू p नॉट के टर्म्स में आ जाएगी, और उसके बाद मैं इसका भी kp लिख सकता हूं और इसका भी kp लिख सकता हूं। kp एक्सप्रेशन p नॉट के टर्म्स में आ जाएगा, और मैं आंसर बता भी चुका था, इस इक्विलिब्रियम का kp वैल्यू आएगा 1/20 p नॉट स्क्वायर, और नीचे वाले इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा 3/20 p नॉट स्क्वायर। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। क्या किसी ने इस सवाल का आंसर किया था? अब कैलकुलेशन हो जाएगा। यार मेन तुम पता नहीं समझ रहे हो कि एक बार मुझे एक बार चैट पे लिख के बताओ, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी यार। असल में दिक्कत क्या है ना, हम जैसे ये बूढ़े लोग जो है ना, ये पुराने लोग जो है, ये चौक घिसने वाले लोग, समझ रहे हो, घटिया मास्टर जैसे होते हैं, तो ये हम पुराने लोगों को तभी तसल्ली होती है जब सामने वाले जो बच्चे बैठे रहते हैं, समझ रहे हो, ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं, उनमें से एक आध लोग मुस्कुरा देते हैं, हाँ सर समझ में आ गया, समझ रहे हो। तो अब यहां पर दिखाई नहीं देते हो तो कुछ समझ में नहीं आता मामला क्या चल रहा है। तो एक बार चैट में लिख के बता दो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट था जो तुमने यहां लिखा। खुद समझो बात को, क्या ये लिखना मुश्किल था? नहीं सर, एक बार ये बन जाएगा ना तो उसके बाद तो आप बताते जाइए, हम रखते जाएंगे वैल्यूज को ऐसे ऐसे, बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यानी यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे लिखा गया है, और इसके लिए तो एक ही तरीका बताया गया है सर, ऊपर से शुरू करेंगे, जो ऊपर खेलेंगे वो नीचे लिख देंगे, फिर नीचे खेलेंगे उसको ऊपर लिख देंगे। सर खेल खत्म हो जाएगा सर। एक लाइन से शुरू करता हूं, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम से शुरू करूंगा, जो कॉमन आदमी है वो अपने आप टैं 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 करके लिखता चला जाएगा, और जब नीचे खेलोगे तो उसको ऊपर लिख देना। ऊपर खेलो नीचे लिखो, नीचे खेलो ऊपर लिखो, और लास्ट में एक बार चेक कर लो कॉमन आदमी कॉमन है या नहीं, बस खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? सही है। तो एक बार अपने हिसाब से आंसर चेक कर लेना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं मुद्दे। मुद्दा क्या है सर? अब आते हैं सर मुद्दे पे। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा है सर आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि जिससे कि घबराहट होती। सपने में भी अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात आती तो हमें डाउट लीजिए सर, सर डाउट जरूर ले लिया करिए। ये लीजिए डाउट ले लेते हैं आपके। सर मैंने कॉन्सेप्ट सही लगाया था, जहां तक आपने किया है वहां तक मेरा मैच हुआ, लेकिन आंसर नहीं मैच हुआ। यार एक बार आंसर मैं दोबारा देख लूंगा, मैं और क्या बोलूं, हो सकता है मैंने आंसर गलत लिखा हो। मैं एक बार आंसर दोबारा देख लूंगा तो बात करेंगे। सर जो ओल्ड चैप्टर्स हैं, थर्मोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट और एग्जाम, इनको हम रिवाइज कब और कैसे करेंगे? हम फीलिंग एम फॉरगेटिंग सम। अरे होता है यार, कहाँ चक्कर में पड़ो। सर जी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्लीज बोर्ड पर लिख के बताइए। लिख दिया गुंजन अभी। निशु मोल्स एंड प्रेशर के एक दूसरे से रिलेट कैसे कर दिया? मोल्स और प्रेशर को एक दूसरे से रिलेट कैसे कर दिया मतलब गजब लल्लू आदमी हो। प्रेशर तुम्हारा, मोल्स तुम्हारा,
वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो अगर मोल्स का रेशो 1:2 है तो प्रेशर का रेशो भी तो 1:2 होगा। समझो मेरी बात को, अगर मेरे मोल 4 है तो मेरा प्रेशर 4 पी, तुम्हारे मोल 5 है तुम्हारा प्रेशर 5 पी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मेरा और तुम्हारे लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर एक जैसा है तो मेरे मोल मेरा प्रेशर और तुम्हारे मोल तुम्हारा प्रेशर का रेशो दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो होता ही है। वी आर सलीमियंस एंड बकरियंस, बकरियंस हैं। बताइए सर जी, ऋतिक रोशन आपके जैसा दिख, अबे मैं बार बार अपने आप को बूढ़ा कमजोर इंसान बोल रहा हूं, और तुम कभी तो शाहरुख खान कभी सलमान खान। ये बातें धीरे किया करो, लीक नहीं होनी चाहिए। सोचो किसी ने क्लिप फ्लिप काट के यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे, कितना मजाक उड़ाएंगे। समझिए बात को। सर क्यों न क्यों वैल्यू एक सकती है। सर टीवी पैनल में कैलकुलेटर होगा। अरे छोड़िए सर, हेल्थ इशू का कारण 2 मंथ बर्बाद हो गए। सर 2 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। अमा हटाइए यार, तुम्हारे तो डाउट ही समझ में नहीं आते। चलिए समझ में आ गया, ये सबको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। भाई बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप आयनी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हल्का फुल्का चैप्टर नहीं है, मुश्किल चैप्टर है, हमारे दिल के करीब है। समझिए बात को। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि सर लास्ट क्लास में जो आपने बातें की थी, उन लास्ट क्लास में जो भी बातें की थी उनका एक छोटा सा एक टेस्ट ले लीजिए। लीजिए सर, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट क्या है हमारा? टेस्ट है, ये लीजिए टेस्ट। क्या टेस्ट लेना है सर? कुछ स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं, बताइए वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट, पीएच ऑफ वाटर इज ऑलवेज 7। ट्रू फॉल्स। चलिए शाबाश। दूसरा स्टेटमेंट, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। ट्रू फॉल्स। तीसरा, सब लोग कर लेंगे इस सवालों को, पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 7। ट्रू फॉल्स। चौथा बात, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कैन नेवर बी 7। ट्रू फॉल्स। और एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, पीएच ऑफ एनी acidic solution can be 7। True false। जल्दी से बताइए। ऐसे तो एफ 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 करके टू 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 करके लिख रहा हूं, सही से लिखो। अब तो सारे ऑप्शन हो गए। ये टेस्ट है भाई, छोटा सा टेस्ट है, जल्दी से आंसर बता दो। आंसर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेक कर लेते हैं। तुम आंसर दे दो, हम आंसर बताते हैं, तुम अपने आप चेक कर लेना भाई इसको, आंसर को एक बार अपने आप चेक करते हैं। पीएच ऑफ वाटर इज ऑलवेज 7। सर मुझे डाउट है सर, मुझे ये डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि सर 7 पीएच तभी होती है पानी की जब केडब्ल्यू वैल्यू 10⁻⁻14 हो, और केडब्ल्यू 10⁻⁻14 ये सर अब 298 केल्विन या 25 डिग्री पर बोला जाता है। सर ऐसा नहीं कि आप किसी भी कहीं पर भी खड़े हैं और पीएच आपने 7 बोल दी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। सर इस बारे में कोई शक ही नहीं है सर। पानी न्यूट्रल ना होता तो सर कैसे सब्जी बनाते। समझिए बात को। पानी न्यूट्रल है सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कैसा भी सोल्यूशन हो, पानी के अंदर H+ और OH- की कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया है किसी सॉल्ट को डालकर या किसी एसिड को डालकर, तो ऐसे में H और OH की कंसंट्रेशन सेम भले ही ना हो, लेकिन पानी के अंदर तो H और OH हमेशा सेम ही होते हैं। सर चलिए ठीक है, ये ट्रू। अरे एक आदमी इसको भी फॉल्स लिख रहा है, गजब लल्लू आदमी हो। चलिए इसमें आते हैं, पीएच ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 7। सर मुझे ये स्टेटमेंट फॉल्स लगती है। इसलिए फॉल्स लगती है क्योंकि 7 से कम आपकी पीएच अगर है तो आप एसिडिक सिर्फ तब होंगे जब आप 25 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर आप 25 डिग्री से ज्यादा या 25 डिग्री से कम की बात कर रहे हैं तो 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। और इसी वजह से अगर न्यूट्रल पॉइंट 7 नहीं है तो आप 7 से कम वाले को हमेशा एसिडिक बोलेंगे, यह जरूरी नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ऐसा भी हो सकता है कि 7 वाला कभी मेरा एसिडिक सॉल्यूशन बन जाए। कल इस बारे में बात हुई।
नेक्स्ट, पीएच ऑफ बेसिक सोल्यूशन कैन नेवर बी 7। सर पीएच ऑफ बेसिक सोल्यूशन कैन बी 7, हमारी बात हुई थी बेसिक सोल्यूशन की पीएच 7 तब होगी जब न्यूट्रल पॉइंट जो होगा आपका वो 7 से कम होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से कम तो हो सकता है, जब आप टेंपरेचर 25 डिग्री से ज्यादा लेते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट आपका 7 से कम हो जाता है, और अगर न्यूट्रल पॉइंट 7 से कम हो गया तो 7 से बड़ी वैल्यू, बात समझ लो, अब 7 से कम अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो जो 7 वाली वैल्यू है वो बेसिक बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ पीएच ऑफ सोल्यूशन कैन नेवर बी 7। सर ये भी मुझे फॉल्स लगता है, 7 कैन बी बेसिक सोल्यूशन, समझ रहे बात को। और पीएच ऑफ एनी एसिडिक सोल्यूशन कैन बी 7, किसी भी एसिडिक सोल्यूशन की पीएच 7 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही, ये मुझे ट्रू लगता है। बात मेरी समझ रहे हो सब लोग। 7 कब हो सकती है पीएच एसिडिक सोल्यूशन की? जब आपका न्यूट्रल पॉइंट 7 के नीचे हो। न्यूट्रल पॉइंट 7 के नीचे तब होगा जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री से कम होगा। खत्म हो गया। तो आंसर आएगा इसका फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ये है इस सवाल का सही आंसर। क्लियर? ऑल मैच, शाबाश। हाँ, जो आदमी सुन रहा है, जो आदमी जाग रहा है, वो तो सही बताएगा ही बताएगा। जो आदमी जो है अपना चैटिंग पैटिंग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं जिनकी, आप वो कहां सही बताएंगे ऐसे। तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, शाबाश। 3 में से 5, 5 में से 3 सही हैं। देखो ऐसा है, 5 में से 5 सही होंगे, नंबर तो तभी मिलेंगे ना यार, गजब लल्लू आदमी हो। ये 3 4 क्या कह रहा हो, या तो बोलो सही है या बोलो गलत है, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काम की बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, पानी के बारे में हमें इतना पता चल गया कि पानी भी वो आदमी है जो ऐसे थोड़े बहुत H+ थूकता रहता है। बात समझ है? तो पानी से भी थोड़े बहुत H+ निकल के आते हैं सर, क्योंकि जनरली पानी से आने वाला H+ नेग्लिजिबल है, 10⁻⁻7 मोलर। अब हम 25 डिग्री की बात करेंगे, बात समझ। अब हम पूरे चैप्टर में 25 डिग्री की बात करने वाले हैं, तो मैं बार बार शायद न बोलूं, ठीक है। तो पानी भी थोड़े बहुत H+ फर्निश करता है, तो ठीक है सर, पानी से आने वाले H+ नॉर्मली 10⁻⁷ मोलर होते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे क्या करना है। तो अब सर पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पहला टॉपिक है मेरा पीएच कैलकुलेशंस। पीएच कैलकुलेशंस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी लेना चाहें, इनकी पीएच कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए ठीक है सर, अब पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे किया जाएगा ये चेक करते हैं। बहुत आसान सर, आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन लेके आइए। चलिए ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है। आप ऐसे ही कुछ भी मान लेते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। इस बर्तन में HCl का सोल्यूशन पड़ा है, HCl C मोलर। यानी कहने का मतलब यह हुआ, तुम सब जानते हो HCl हमारी गैस होती है, लेकिन जब आप इसको पानी के अंदर लेते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। यानी HCl का जो एक्वस सोल्यूशन है दैट इज एसिड। तो ये मेरे पास एक HCl है, वो कह रहा भाई इस HCl का इसको पानी के अंदर घोल घाल के बढ़िया आपने C मोलर सोल्यूशन तैयार किया है। आप बताइए इसकी पीएच क्या हो? तो मैंने कहा गजब लल्लू आदमी हो, इसमें भी कुछ पूछने वाली बात है, इसमें भी कोई केमिस्ट्री है। HCl के बारे में दुनिया जानती है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब तक ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है ये 100% डिसोसिएट करता है, और अगर ये 100% डिसोसिएट करेगा तो ये अपने अंदर से H+ और Cl- को फर्निश करेगा। यानी बर्तन में अगर HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन है तो सर ये पूरा का पूरा टूटा हुआ नजर आएगा। यानी ये जो HCl है एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम फॉर्म एक्चुअली एक रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में आपको नजर आएगा। यानी बर्तन में HCl जैसा कुछ नहीं है, बर्तन में सिर्फ H+ और Cl-। बात समझे मेरी? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये C मोलर है तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, और ये पूरा का पूरा टूटकर आपको H+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर देगा सर? C मोलर। यानी एक चीज तो क्लियर है, पानी इस बर्तन में जो हमारे H+ कॉन्सेंट्रेशन है जो HCl से निकल के आ रही है वो C मोलर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अगर ये C मोलर है तो जो pH की वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू -log H+ होती है, दिस इज इक्वल टू -log C। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस बर्तन की जो pH है वो -log C होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? सर देखिए, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन
मजा नहीं आया इस बात में। क्यों? क्योंकि सर आप ये बताइए आपको पीएच निकालनी किसकी थी? तो मैंने कहा पीएच मुझे इस सॉल्यूशन की निकालनी थी। तो उसने कहा सर आपने सॉल्यूशन लिया कहां? आप तो ये कह रहे हैं कि HCl टूट कर H प्लस दे देगा और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सी होगी। अरे सर मुझे पूरे बर्तन की बात करिए ना। आप ये समझिए इस बात को, इस पूरे बर्तन की पीएच निकालनी थी, इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी थी। क्या इसके अंदर पानी नहीं है? मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, इसके अंदर पानी भी पड़ा हुआ है, और अगर इसके अंदर पानी भी पड़ा हुआ है तो सर पानी भी तो डिसोसिएट कर रहा होगा। कल क्लास में बताया तो था, पानी के डिसोसिएशन से भी H प्लस और OH माइनस बनेंगे, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से आने वाले H प्लस भी तो कुछ होंगे, वो H प्लस भी तो जोड़ोगे। सोल्यूशन की पीएच निकालनी थी, HCl की पीएच थोड़ा निकालनी थी। मैंने कहा अच्छा गलती हो गई। यानी गलती क्या की, उसको सही करते हैं। सर सबसे पहले ये जो आपने किया है ये गलत है। सही तरीका क्या होना चाहिए? यानी सही तरीका होना यह चाहिए कि मुझे जो सॉल्यूशन के H प्लस निकालने थे, यानी मुझे H प्लस टोटल चाहिए थे, मुझे टोटल H प्लस चाहिए थे। इस बर्तन में जो टोटल H प्लस होंगे वो होंगे जो एसिड फर्निश करेगा, और साथ ही साथ पानी से आने वाले जो H प्लस होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यानी ये एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो हमारे पास बर्तन के अंदर टोटल H प्लस है वो एसिड से निकल के आएंगे और पानी से निकल के आएंगे। बात तो सही। तो ऐसे में सर होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि आपको जब पीएच निकालनी थी तो सबसे पहले H प्लस टोटल निकालने चाहिए थे। और वो H प्लस टोटल कितने होंगे सर? एसिड से आने वाले C और पानी से आने वाले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 की पावर -7। सर ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, और जो पीएच निकल के आनी चाहिए थी वो माइनस लॉग C प्लस 10 रेस पर -7 आनी चाहिए थी। बताओ मेरी बात सब लोगों को क्या यहां तक समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को क्या किया गया है? आंसर मेरा ये आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आना चाहिए। यानी एसिड से आने वाले H प्लस, एसिड से आने वाले H प्लस और पानी से आने वाले H प्लस, ये दोनों जोड़ देने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता। उसने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने जोड़े भी सही से नहीं। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर इसमें कुछ कमी है, हम इस बारे में बात करेंगे। यानी ये जो पॉइंट लिखा गया इस पॉइंट में भी कुछ कमी निकल के आती है। यानी अगर यहां पर भी हम बात करें तो मुझे यहां पर भी कुछ कमी नजर आती है। इस पॉइंट को भी अभी हम क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ते हैं। लेकिन लॉजिक तो लगता है, लॉजिक तो ये लगता है कि अगर आपको सोल्यूशन की पीएच निकालनी है तो सोल्यूशन के टोटल H प्लस मुझे पता होने चाहिए, और सोल्यूशन के टोटल H प्लस जो होने चाहिए वो एसिड से आने वाले H प्लस होने चाहिए और पानी से आने वाले H प्लस होने चाहिए। सर दोनों को जोड़ के अपना काम चला लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, ये बताइए पानी से आने वाले H प्लस कितने होते हैं? तो उसने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से आने वाले H प्लस 10 की पावर -7 होते हैं, काफी कम होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब ये काम करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मेरा 10 की पावर -2 मोलर HCl का सोल्यूशन है तो उसकी पीएच आप कैसे निकालें? तो मैंने कहा बड़ा आसान है, 10 की पावर -2 जो होंगे वो तो आपके निकल आएंगे एसिड से, इस HCl से, और उसके अलावा पानी वाले H प्लस हो जाएंगे। लेकिन सर पानी वाले H प्लस वो तो बहुत ही कम है। नहीं मोहम्मद वसीम, टेम्परेचर मैं बोल चुका हूं, 25 डिग्री की कहानी चलेगी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। यानी ये कंफर्म है कि आप 25 डिग्री की बातें ही कर रहे हैं। आपको जब भी सवाल दिया जाएगा आप समझ लीजिएगा कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। अगर उसको टेम्परेचर चेंज करना होगा तो वो बताएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई 10 की पावर -2 मोलर HCl की पीएच निकालिए। तो मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 की पावर -2 मोलर HCl की पीएच निकालने के लिए आप जोड़ने जा रहे हैं 10 की पावर -2 जो एसिड से आ रहा है प्लस जो वाटर से निकल के आ रहे हैं। लेकिन सर वाटर से आने वाले H प्लस तो बहुत ही कम होंगे, बात समझ रहे हैं? वो नेग्लिजिबल है। 10 की पावर -2 और 10 की पावर -7, सर ये तो नेग्लिजिबल है, इसमें क्या कंपैरिजन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच की वैल्यू आएगी वो -log 10 रेस पर -2 से निकाली जाएगी, एंड दैट इज 2। वाटर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। दूसरी बात करते हैं, 10 की पावर -4 मोलर अगर HCl होता तब आप क्या करते? सर 10 की पावर -4 मोलर HCl होता तो जो पीएच होती वो -log 10 की पावर -4 होती है, एंड दैट इज 4। क्यों सर? क्योंकि 10 की पावर -4 और 10 की पावर -7, सर -7 नेग्लिजिबल है। सर हटा दीजिए, मैंने पानी की ऐसी की तैसी कर दी, पानी को फिर हटा दिया। सर उसके बाद आता है 10 की पावर -6 मोलर। 10 की पावर -6 मोलर के केस में
आपने बोला कि जब आप इसकी पीएच कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस लॉग 10 की पावर -6 एंड दैट इज 6। मैंने कहा बस करो, अब बदतमीजी हो गई। तुम्हें पानी को नेग्लेक्ट करना है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि एसिड से आने वाले H+ 10 की पावर -2 थे, बहुत कम है, बहुत पानी इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बिकॉज 10 की पावर -7 वो 10 की पावर -2 से काफी छोटा है, मैं मानता हूं। 10 की पावर -4 10 की पावर -7 से काफी बड़ा है, यह भी बात मैं मानता हूं। लेकिन 10 की पावर -6 और 10 की पावर -7, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि 10 गुने का फर्क है। -6 एंड -7, इट इज 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स तो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता ना। यानी 1 रुपए को अगर 100 रुपए के साथ जोड़ा जाए तो 1 रुपए हटाया जा सकता, लेकिन अगर 1 रुपए और 10 रुपए को जोड़ा जाए तो सर 11 आता है सर। 10 रुपए और 100 रुपए को जोड़ा जाए तो 110 बनता है, यानी 10 टाइम्स वैल्यू ये इतनी कम नहीं है कि आप इसको नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं। ये तो बदतमीजी है सर, मुझे यहां पर ये बात समझ में नहीं आती। ये बात बिल्कुल सोचने लायक है कि आपने 10 की पावर -6 के केस में वाटर को कैसे नेग्लेक्ट कर दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अब तुम सब लोग समझना, यहीं से एक काम की बात निकलने वाली और यहीं से ये चैप्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है। सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था, अब मैं आता हूं असली सिचुएशन पर। असली सिचुएशन क्या है? असली सिचुएशन यह है कि यह आपका बर्तन था और इस बर्तन में पानी पड़ा हुआ था। पानी अपना बिना किसी होशो हवास के एक खूबसूरत इक्विलिब्रियम बना रहा था। आपने पता भी नहीं चला, आपने ऊपर से HCl डाला और HCl का इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। HCl 100% डिसोसिएट करके H+ और Cl- बना रहा है। जब ये ऊपर से नीचे गिरा और पानी के अंदर ये HCl डिसोसिएट करने लगा तो यहीं पर गड़बड़ स्टार्ट हो गई। क्या? पानी घबरा गया। समझो बात को, पानी की घबराहट दिखाई देने लगी। पानी ने कहा ये क्या कर रहे हो, मेरा एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, तुम ऊपर से H+ का इंजेक्शन लगा रहे हो। याद करो ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है। ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम में आप प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही HCl 100% डिसोसिएट किया, इस H+ ने इन H+ के ऊपर एक इफेक्ट लगाया जो कि ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक ऐसा इफेक्ट है जो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में भगा रहा है। दीज टू आयंस आर कॉमन, सो दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। जरा समझना मेरी बात को क्या चल रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ही भाई पानी अपना पड़ा हुआ है, पानी अपना बढ़िया इक्विलिब्रियम बना रहा है, पानी से आने वाले H+ कितने हैं सर? 10 की पावर -7 थे, लेकिन जैसे ही ऊपर से HCl गिरा वो तो 100% डिसोसिएट करेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 100% डिसोसिएट करेगा। वो जैसे ही 100% डिसोसिएट करके H+ बनाएगा, वो H+ पानी से आने वाले H+ से कहेंगे चलो भागो पीछे, ऐसी की तैसी हम तुम्हारे ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हैं। हम इस इफेक्ट की वजह से वाटर के डिसोसिएशन को काफी कमजोर मान लेंगे, जो कि पहले से ही काफी कमजोर था, अब ये और कमजोर हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझे। यानी पानी से आने वाले H+ जो कि 10 की पावर -7 मोलर हुआ करते थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आज उसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से आने वाले H+ और कम हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि KW बदल जाएगा, क्योंकि टेंपरेचर अगर सेम है तो KW वही रहेगा। समझो मेरी बात को, हम बात करेंगे अब इस बारे में तगड़े से। यानी सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर पानी खूबसूरत तरीके से अकेले पड़ा होता तो ऐसे में पानी से आने वाले H+ 10 की पावर -7 मोलर होते। लेकिन सर जब आप पानी के ऊपर HCl का बौछार मारेंगे तो ऐसे में HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट करेगा, वो HCl आने वाले अपने H+ से कॉमन आयन इफेक्ट देगा और पानी का इक्विलिब्रियम पीछे भागने लगेगा। यानी वाटर का डिसोसिएशन कम होने से वाटर से आने वाले H+ और कम हो जाएंगे। यानी तुम एक्चुअली समझना सर, यहां पर जो कंफ्यूजन था उसका आंसर मुझे समझ में आ रहा है। क्या? कि सर 10 की पावर -6 मोलर HCl से आने वाले H+ अगर 10 की पावर -6 मोलर है तो आपने 10 की पावर -6 के रेस्पेक्ट में 10 की पावर -7 को नेग्लेक्ट नहीं किया है, 10 की पावर -7 से और छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट किया है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझो इस बात को। यानी मैं 10 की पावर -6 तक वाटर को नेग्लेक्ट इसलिए करता हूं क्योंकि अब ये 10 की पावर -6 का कंपैरिजन 10 की पावर -7 से नहीं, 10 की पावर -7 से भी कम वैल्यू के साथ है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। आप ये सोच रहे थे कि आपने -7 को कैसे नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि एक्चुअली पानी से आने वाले H+ -7 है कहां, वो तो -7 से
कम ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी -6 को -7 से कम वैल्यू के साथ कंपेयर किया गया, इसलिए -7 को फिर नेग्लेक्ट कर दिया गया। और इस पॉइंट तक आप वाटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी जो मेन खूबसूरत पॉइंट निकल के आ रहा है, वो खूबसूरत पॉइंट यही निकल के आ रहा है, जिसको आप के भी मान सकते हैं कि इफ H plus concentration coming from acid is greater or equal to 10 raised power minus 6 molar, we can neglect what H plus concentration coming from water। समझो बात को, ये एक सीधी सी बात निकल के आती है कि अगर एसिड से आने वाले H प्लस 10 की पावर -6 या उससे बड़े, तो पानी को नेग्लेक्ट कर दिए। देखिए बड़े हैं अगर -6 से, तब तो ठीक है सर, -4 -5 सर ये बड़ी वैल्यू होती है, -6 से पानी को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर -6 के लिए क्यों नेग्लेक्ट किया गया, मैं ये बताना चाह रहा हूं। -6 के लिए भी इसलिए नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली 10 की पावर -7 नहीं, वो 10 की पावर -7 से छोटी वैल्यू है, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट। यानी बड़ा सीधी सी बात है, ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट, equilibrium of water shifts backward and H plus coming from water, now they will be less than 10 raised power -7 molar। क्या यहां तक समझ में आई बात? अर्जुन सिंह, अबे काम की बातें करो बे। क्या यहां तक बात सबके समझ में आ गई क्या हो रहा है? अभी हम मैथमेटिकली भी चीजों को समझते हैं, अभी सिर्फ थ्योरेटिकली समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पानी ने अपना इक्विलिब्रियम बनाया, ठीक, अब आपने ऊपर से H प्लस डाल दिए, तो जैसे ही वो H प्लस आए पानी घबरा गया और पानी पीछे भाग गया, यानी पानी से आने वाले H प्लस और कम हो गए। अब अगर वो कम हो गए, कितने कम हो गए, क्या हो गया वो अभी हम निकालेंगे, बट अगर वो कम हो गए तो आप उन कम H प्लस को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे जब तक ऊपर से गिरने वाले H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी या बराबर। अगर वो उससे छोटी हो गई तो पानी चौड़ा के खड़ा हो जाएगा, क्या अब तो तू भी कम है मैं भी कम हूं, हम दोनों की बात सुनी जाएगी, बात खत्म। यानी पानी कब तक चुप रहेगा? पानी तब तक चुप रहेगा जब तक कि ये सिचुएशन है, यानी इस सिचुएशन पर पानी चुप रहेगा। पानी की बात नहीं सुननी है, यानी पानी की बात हम नहीं सुनेंगे। पानी की ऐसी की तैसी, मुझे कोई लेना देना नहीं। कब तक? जब तक एसिड से आने वाले H प्लस -6 मोलर के बराबर या उससे बड़े। श्रेयांश कह रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन की वजह से लगने वाला असर, उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्या है ये कॉमन आयन इफेक्ट? सर H प्लस और ये H प्लस कॉमन हो गए, तो यानी इस H प्लस ने इस H प्लस के ऊपर एक कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में भगाया। दिस इज नॉर्मल ली चार्टले प्रिंसिपल। सब लोग इस बात को समझते होंगे, ये सिर्फ ली चार्टले प्रिंसिपल था, सीधा। दिव्यांश, कॉमन आयन समझ में आ रहा है बेटा? अरे तुम तो केमिस्ट्री की बैंड बजा दो यार। तुम तो ये चाहते हो कि केमिस्ट्री जितनी टिपिकल बना दी जाए, जितनी टेक्निकल बना दी जाए, तभी समझ में आएगी। हमें बिना उसके केमिस्ट्री मतलब ही नहीं समझ में आता। ये केमिस्ट्री कैसी है सर? ये क्या कॉमन आयन है? H प्लस की वजह से रिएक्शन पीछे जा रही है, क्या सर? थोड़ा सा टेक्निकल करिए। अबे तुम लल्लू हो क्या? काय का टेक्निकल? सीधी सी कहानी है, कॉमन आयन की वजह से लगने वाला असर कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और वो असर क्या है? वो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में भगा रहा है। एंड दिस इज ली चार्टले प्रिंसिपल आल्सो। समझ लो बात को? हाँ सही कह रहे हो, सब बोर्ड्स वोर्ड्स वाले फालतू फालतू। समझ में आई बात? यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, चलिए ठीक। अब आप देखिए काम की बात क्या है।
सर कॉमन आयन लग तो रहा है, ये तो मैंने समझ में आ गया। वो कॉमन आयन ज्यादा कब लग रहा है और कम कब लग रहा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये लीजिए, बहुत सीधा सा एक स्टेटमेंट देंगे। ये है आपका पानी, जरा समझना बात को। ये है आपका पानी, ये पानी आपका मस्त इक्विलिब्रियम बना रहा था, ये आपका इक्विलिब्रियम। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं ऊपर से HCl डालूंगा और HCl की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, एंड दैट इज कॉमन आयन। ठीक, समझ लो बात को। अब इस बात को समझना, जो मेरा एक स्टेटमेंट है, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना कि ये जो H+ है, ये H+ ये कहेंगे कि साहब मुझे ऊपर से गिरने वाले H+ के नाम से डर नहीं लगता, मैं डरता हूं ऊपर से गिरने वाले H+ के अमाउंट की वजह से। जरा समझना क्या कहना चाह रहे हैं। सब लोग बहुत अकल लगाएंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। क्या सर, ये जो पानी का इक्विलिब्रियम है, इसमें H+ तैयार, ठीक। अब मान लीजिए, ऐसे सोचिए जरा, ऊपर से आपने एक आध H+ गिरा दिया ऐसे, तो पानी का इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, बेट तुमसे क्या डरना, बेट फालतू आदमी। समझो बात को। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो H+ है, इसको H+ के नाम से नहीं डर लग रहा है, इसको इस चीज से डर लग रहा है कि ऊपर से H+ आ कितने रहे हैं। सोचो अगर मैंने ऊपर से H+ गिरा दिया ऐसे फर, तो ये इक्विलिब्रियम वाला H+ क्या कहेगा, अरे यार इतने सारे H+ आ रहे, चलो पीछे पीछे भाग। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा एसिड से आने वाले H+ बढ़ेंगे, इस कॉमन आयन का एक्सटेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा और ये रिएक्शन उतनी ज्यादा भागेगी। बहुत सीधी सी बात है। यानी मोर द H+ coming from acid, more will be the extent of common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेसर विल बी द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, lesser will be the degree of dissociation of water। बिल्कुल सीधी सी बातें हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जितना ज्यादा H+ आप ऊपर से गिराएंगे, जितना ज्यादा H+ गिराएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, रिएक्शन उतनी बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन जितनी बैकवर्ड जाएगी, पानी से आने वाले H+ उतना ही कम हो जाएंगे, पानी का डिसोसिएशन भी उतना ही कम हो जाएगा, पानी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उतनी कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर जब आप पानी का इक्विलिब्रियम बना के बैठे थे और ऊपर से H+ गिरा रहे थे, तो पानी एक ही बात बोलता है, साहब मुझे H+ के नाम से डर नहीं लगता। वही डायलॉग है ना दबंग में, सर मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ऐसे कुछ डायलॉग था। ठीक, तो यहां पर भी वो कह रहा है, सर मुझे आपके नाम से डर नहीं लगता, लेकिन आपके अमाउंट से डर लगता है। आप ज्यादा गिरेंगे तो मैं ज्यादा घबराऊंगा, आप कम गिरेंगे तो मैं कम घबराऊंगा। यानी जितना ज्यादा एसिड से गिरने वाले H+ बढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा, वाटर उतना ही ज्यादा पीछे भागेगा, पानी का डिसोसिएशन उतना ही कम हो जाएगा, पानी से आने वाले H+ भी उतने ही कम हो जाएंगे। बताओ समझे यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? ये वाली बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि क्या यह सवाल अब एक अच्छे जेई मेंस लेवल पर पूछा जा सकता है। सर जेई मेंस का एक सवाल बना लिया जाए जो 2024 में हमसे पूछा जाने वाला है। वो क्या है? फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ concentration coming from water in these solution। चलिए ठीक है, कौन कौन से सोल्यूशन दे रखे हैं? 10⁻³ मोलर HCl, 10 की पावर, ये ए सोल्यूशन, ये बी 10⁻² मोलर HCl, 10⁻⁻6 मोलर HCl, 10⁻⁻7 मोलर HCl। मान लीजिए 4 सोल्यूशन। वो कह रहा भाई साहब मुझे बता दीजिए पानी से आने वाले H+ सबसे कम कहां है। यानी ये सारे 3-4 सॉल्यूशंस हैं, इन चारों सॉल्यूशंस में वाटर डिसोसिएट कर रहा है, वाटर अपना एक इक्विलिब्रियम बना रहा है। लेकिन सर वाटर का इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा कहां घबरा रहा है, मुझे ये बताइए। सर वाटर का फिर वही है, वाटर का इक्विलिब्रियम सर एक ही बात बोलेगा,
कि मुझे डर एसिड के नाम से नहीं लगता, क्योंकि अगर मुझे नाम से डर लग रहा होता तो इन सब जगहों पर मैं बराबर घबरा रहा होता, क्योंकि सब लोग HCl। मुझे नाम से क्या मतलब, यह बुझाइए कि कहां पर H प्लस ज्यादा गिर रहे हैं। आप समझिएगा बात को। जो हमारा सेकंड कंटेनर है, आप इस सेकंड कंटेनर के बारे में और इस लास्ट कंटेनर के बारे में हम बात करते हैं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें वाटर का ये इक्विलिब्रियम बन रहा है। समझ लो बात को, ये वाटर का अपना एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर से आपने कितने सारे H प्लस गिरा, जरा देखिए सर, ये 10 की पावर -2 मोलर। सर ये इतने सारे H प्लस जो हैं, समझ रहे हो बात को, H प्लस भर भर के ये H प्लस, सर इतने सारे H प्लस जो आपने एसिड के गिराए, सर ये H प्लस इसको डराएंगे सर, ये देखिए, और ये पीछे दौड़ता हुआ पीछे भागना शुरू कर दे। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन यही काम अगर आप इस तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले के साथ करते हैं तो क्या होगा सर, ये देखिए, ये सेम इक्विलिब्रियम है। यहां पानी अपना मस्त इक्विलिब्रियम बना के बैठा था, उसको तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और आपने ऊपर से H प्लस गिराए, लेकिन 10 की पावर -7 गिराए सर। ये आपने H प्लस गिरा दिए ऊपर से, H प्लस, और ये H प्लस इसको डराएंगे। कितना डरा देंगे सर, थोड़ा सा ही तो डराएंगे भाई, थोड़े से H प्लस है सर, ऐसा कौन सी घबराहट हो रही है, बात समझ लो मेरी। सर ये सबसे ज्यादा घबराएगा, सॉरी ये सबसे ज्यादा घबराएगा। नाम दोनों के H प्लस है, नाम से डर लग रहा होता तो हर जगह बराबर घबराता। सर मुझे नाम से डर नहीं लगता, मुझे आपके अमाउंट से डर लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट तब ज्यादा लगता है, जो आदमी कॉमन आयन लगा रहा है उसका अमाउंट अगर ज्यादा है तो ज्यादा डराएगा, कम है तो कम डराएगा। समझो मेरी बात को। इसका मतलब यह हुआ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहते हैं तो सबसे पहले आदमी मेरा निकल के आने वाला है बी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे नहीं, हमें क्या निकालना था, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा निकल के आने वाली है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा निकल के आने वाली है वो D होने वाली। समझ लो मेरी बात को, यानी सबसे पहले D आएगा, क्योंकि कॉमन आयन यहां सबसे ज्यादा, सबसे कम लग रहा है। उसके बाद आंसर सी निकल के आना चाहिए, उसके बाद आंसर ए निकल के आना चाहिए, और उसके बाद आंसर बी निकल के आना चाहिए। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर, बिकॉज H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर विल बी मोर इफ इट फील्स लेस कॉमन आयन, सिंस इट फील्स लेस लीस्ट कॉमन आयन इफेक्ट इन डी ऑप्शन, सो अल्टीमेटली यहां से आने वाले H प्लस मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। क्लियर है, DCAB, शाबाश। यहां पर छोटा सा एक नोट डाल के लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ कॉमन आयन इज लीस्ट इन डी एंड मैक्सिमम इन बी। बिल्कुल लिख सकते हैं, तुम समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, यहां तक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आ रहा है। ये रंजन पागल हो गया है। अटैनिया 0 मिनट एगो, क्लियर है सर। हर्षित राज गुप्ता 0 मिनट एगो, बकरा बकरा प्रियांशु यार। अबे रंजन पागल हो गया हो क्या बे? उल्टा नहीं हो गया है सर आंसर, उल्टा नहीं हो गया क्या आंसर? अब यार ये सब सवालों में ना ये उल्टा तो हो जाता है यार। एक बार जरा चेक कर लो क्या कह रहा है। H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का। पानी से आने वाले H प्लस सबसे ज्यादा जहां होंगे वहां होंगे जहां पर पानी से आने वाले, जहां पर उनके ऊपर कॉमन आयन सबसे कम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कॉमन आयन लगेगा ये पीछे भागेगा तो H प्लस कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा H प्लस जो है वो डी में होने चाहिए। बिल्कुल सही है, तो सबसे ज्यादा डी होंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर सही तो है। स्पैमर आ गए, स्पैमर आ गए, स्पैमर आ गए। बहुत बढ़िया, स्पैमर आ गए। बुलाओ 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 बुलाओ, एक आध और स्पैमर बुलाओ, जान से मार दिया जाएगा। क्लियर है? अब ये कुछ लोग कह रहे हैं उल्टा हो गया। यार हम इस उल्टे सीधे से बड़ा परेशान है। अबे तुम्हें मतलब समझ में आ गया, उल्टा हो गया तो तुम सीधा कर लो। अब और क्या बोले, तुम्हें मतलब समझ में आ गया, अपने आप आंसर लिख दो। अब जैसा समझ में आया, एक कह रहा सही, एक कह रहा नो गड़बड़, बहुत बढ़िया, तो जैसी तैसी। ठीक, अब काम की बात करते हैं। सर ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन, ये सारी कहानी थ्योरेटिकल है। आपने ये बताया कि कॉमन आयन यहां कम लग रहा है, यहां ज्यादा लग रहा है, यहां ऐसा लग रहा है, वहां वैसा लग रहा है। आप सर ये बताइए, कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम पीछे जाता है? हाँ। उससे पानी से आने वाले H प्लस कम हो जाते हैं? हाँ। कितने हो जाते हैं सर ये तो बता दीजिए। नाउ कम्स मैथ्स, अब आती है मैथमेटिक्स। समझो बात को, यानी कितने कम हो जाते हैं मुझे ये भी बताइए। तो अब एक काम करते हैं सर, अपने सवाल पर दोबारा लौट के आते हैं और अपना सवाल दोबारा उठाते हैं। और सवाल मेरा यह है कि 10 की पावर -6 मोलर HCl की पीएच क्या?
तो मैंने कहा सर देखिए ऐसा है, बात हो चुकी है, 10⁻⁻⁶ मोलर HCl तक पानी चुप रहता है। बिल्कुल बात हो चुकी है हमारी। पानी से आने वाले H+ नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं कॉमन आयन की वजह से, पानी वैसे ही मरा पड़ा रहता है। वो कहता भाई मेरे H+ छोड़ो, बर्तन के जो टोटल H+ है वो तुम ही निकाल लो। यानी ये कंफर्म है सर, इस सवाल तक के आंसर का, इस कंसंट्रेशन तक के सवाल का आंसर हमारा 6 था। बताओ यहां तक ठीक है? अब आते हैं सर, ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं जिसमें पानी बोले। समझो बात को, जिसमें पानी बोले। तो चलिए सर, अब आपने मुद्दे पे बात आती है, और वो मुद्दा ये कहता है कि ये लीजिए सर 10⁻⁻7 मोलर HCl। अब आप इसकी पीएच बताइए। ठीक, अब इस सवाल को करने वाले 3 तरह के इंसान हैं, जिसमें 2 बेवकूफ हैं और 1 समझदार। ठीक, पहला बेवकूफ क्या कहता है? पहला बेवकूफ इंसान ये कहता है, अरे यार हमें तो बताया है कि क्लास में कि जो कंसंट्रेशन HCl की होगी वही H+ की कंसंट्रेशन होगी। वो बेवकूफ लिख के आता है -log 10⁻⁷ इज इक्वल टू 7। उस गधे को यह तक समझ में नहीं आता कि जब वो आंसर 7 लिख रहा था तब भी उसके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही थी। अब एक घनचक्कर HCl का सोल्यूशन एसिडिक होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आंसर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल पॉइंट होता है। उसको फिर भी समझ में नहीं आ रही ये बात, वो 7 लिख के आ गया। ये मेरा पहला बेवकूफ था, ये फर्स्ट बेवकूफ। ये है पहला बेवकूफ, ये पहला बेवकूफ। चलिए ठीक, अब आता है दूसरा बेवकूफ। दूसरा बेवकूफ क्या कहेगा? दूसरा बेवकूफ पहले वाले बेवकूफ को पहले गाली गलौज करेगा, कह रहा अरे गधे लल्लू, तुम्हें यह तक नहीं पता कि अब पानी बोलेगा। और वो लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है सर? 10⁻⁷ H+ कौन दे रहा है? एसिड। और पानी कितना देता है? 10⁻⁷। ये क्या बात होती सर? हमारे भी तुम्हारे बराबर, और हमें नेग्लेक्ट कर दिया तुमने। ये कौन बेवकूफ इंसान है जिसने पानी को नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि पानी से आने वाले H+ 10⁻⁷ थे, और तुमसे आने वाले H+ भी 10⁻⁷ है। पानी को नेग्लेक्ट करने की जगह अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते बेवकूफ। पानी को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? बात तो सही। अब वो कहेगा तुम सब बेकार बेवकूफ हो, हम तुम्हें बताते हैं। पानी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, पानी की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है, और पानी से आने वाले H+ अब जोड़े जाएंगे। वो दूसरा बेवकूफ आता है। दूसरा बेवकूफ कहता है हम आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर ऐसे निकाला जाएगा। कैसे? वो ये कहता है कि जो H+ की कंसंट्रेशन है टोटल, वो टोटल H+ की कंसंट्रेशन है H+ कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस H+ कमिंग फ्रॉम पानी। उसने पानी को कंसीडर किया है, समझदार आदमी है। एसिड से आने वाले कितने हैं? -7, और हमारे पानी से आने वाले भी कितने होते हैं? -7। दिस इज 2 × 10⁻⁷ मोलर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको पीएच निकालनी है तो -log 2 × 10⁻⁷ से निकाली जाएगी। अब मुझे यार इतना नहीं पता कि तुम्हारी गणित के क्या हालात हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी इतना जानता है कि 7 - log 2 वो 6 - 6.7 आएगा। अब देखो, अब फिर वही यार, जिसको ये इतनी गणित नहीं समझ में आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये बताऊं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है। तुम सब जानते हो, इतना तुम्हें पता होगा। सर ये है वो आदमी जिसने साफ दिखा, और अब उसको सही भी लग रहा है, बिकॉज द आंसर इज लेस देन 7 and at neutral at 25 डिग्री सेंटीग्रेड this 6.7 is acidic, no doubt। बहुत बढ़िया, आदमी तो समझदार, आदमी तो समझदार है, उसने बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन इस आदमी को मैं दूसरा बेवकूफ बोलता हूं। ये दूसरा बेवकूफ क्यों? क्योंकि सर ऊपर वाला बहुत जल्दी माइनस में नंबर लेके जाएगा, इसको देर में माइनस मिलेगा। ये ज्यादा बेवकूफ है, ये इससे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि सर माइनस तो इसको भी मिलेगा, इसने ज्यादा टाइम बर्बाद करके माइनस लिया, उसने 1 सेकंड में माइनस ले लिया। सर ये दोनों बड़े बड़े बेवकूफ है। समझदार आदमी तो कोई और ही है सर। इसमें समझदार तो वो है जो ये कहेगा कि भैया तुमने पानी की बात सुनी कि नहीं? वो कह रहा है पहले बेवकूफ ने नहीं सुनी थी, मैं समझदार हूं, मैंने सुनी है, मैंने पानी से आने वाले H+ जोड़े हैं। ये देखिए आप क्या गड़बड़ किया है मैंने। पानी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, तो पानी से आने वाले जोड़ने चाहिए थे, हाँ जोड़ दिए। वो कह रहा अबे जब तुमने पानी की बात सुननी थी तो थोड़ा सही से सुन लेते। ये गलत सुना है तुमने, थोड़ा सही से सुन लो। क्यों? क्योंकि पानी ये कह रहा है अरे लल्लुओ, तुमने मुझसे आने वाले H+ 10⁻⁷ ले लिए, जबकि अभी पूरा 1 घंटा ये समझाया गया है कि जब ऊपर से H+ गिरता है तो पानी से आने वाले H+ कॉमन आयन की वजह से कम हो जाते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट तो कंसीडर करो, तब तो मेरी बात मानोगे। यानी कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ेगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि वाटर से आने वाले H+ कितने। क्या यहां तक समझ में आया? नोरा फतेही इन द चैट।
यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? बातें नोरा फतेही की चल रही। क्लियर है ये? सबको यहां तक बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो आदमी है ये भी हमें पसंद नहीं आया। ये आदमी, दोनों आदमी बेवकूफ। पहला बेवकूफ था, गलत है। दूसरा बेवकूफ भी गलत है, दोनों गलत। तो सर अब ये बताइए, असलियत ये जो हम काटते हैं, ये तुम भी काट दिया करो बे। पता चला अपनी रिवीजन की कॉपी में ये वाला आंसर याद कर लिया। यार मास्टर ने 3 आंसर लिखवा रखे हैं एक ही सवाल के, सही कौन सा? अरे तो हमने काटा, तुम भी काट दो, गलत है ये। समझ रहे हो बात को? सही बात करते हैं। सही बात क्या? सही बात यह है कि अब मुझे, जो तीसरा आदमी है वो ये डिसाइड करेगा। तीसरा आदमी क्या बोलेगा? तीसरा आदमी कहेगा देखिए ऐसा है भाई साहब, पानी इस तरह से इक्विलिब्रियम बना रहा था और आपने ऊपर से, इसके ऊपर से 10 की पावर -7 मोलर H प्लस गिराए। तो एक चीज तो कंफर्म है सर, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये रिएक्शन पीछे जाएगी। बिल्कुल सही, ये रिएक्शन पीछे जाएगी। पीछे जाने की वजह से वाटर से आने वाले H प्लस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाटर से आने वाले H प्लस वो कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? हमने कहा कितने क्या हो जाएंगे? एक्स हो जाएंगे। ये एक्स हो गए, यानी वाटर से आने वाले H प्लस कम होने के बाद एक्स होगा। यहां तक ठीक है। अब एक चीज तो तुम्हें पता है, पानी जब टूटता है तो जितने H प्लस बनाता है उतने ही OH बनाता है। इसका मतलब यह हुआ सर, अगर पानी से आने वाले H प्लस घटकर एक्स हुए तो फिर OH भी एक्स होंगे। बिल्कुल सही, पानी तो न्यूट्रल है, पानी से आने वाले H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर होंगे। लेकिन सर ये बताइए, बर्तन में H प्लस कितने हैं? सर एक तो पानी से आने वाले H प्लस और एक एसिड से आने वाले H प्लस, यानी टोटल H प्लस की वैल्यू ये होगी। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? व्हाट इज एक्स? मैं मेंशन करता हूं, एक्स इज द H प्लस कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर आफ्टर कंसीडरिंग कॉमन आयन इफेक्ट। समझो बात। यानी आप ये कह रहे थे H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -7 होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं ना, वो 10 की पावर -7 से कम होनी चाहिए और वो कम होके एक्स हो जाएगी। बात खत्म। अगर एक्स हो गई पानी की आने वाले H प्लस, तो पानी से आने वाले OH भी एक्स ही होंगे। लेकिन बर्तन के H प्लस कितने हैं? सर बर्तन के H प्लस तो पानी वाले प्लस एसिड वाले होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ सर, टेम्परेचर तो आज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो KW होगा पानी का, वो H प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है और वो 10 की पावर -14 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन H प्लस की वैल्यू x प्लस 10 की पावर -7 है और OH की वैल्यू x है। क्या ये पहचान पा रहे हो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? पंडित धराचार मेथड या श्रीधराचार मेथड, पता नहीं एक ही कोई नाम है इसमें, श्रीधराचार मेथड। इस श्रीधराचार मेथड को यूज करके आप आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू आते ही आपको क्या पता चल जाएगा? x की वैल्यू आते ही आपको पता चल जाएगा कि वाटर से आने वाले H प्लस कितने हैं। नाउ टोटल H प्लस जल्दी से बताओ कितने होने चाहिए सोल्यूशन के अंदर? दे विल बी x प्लस 10 रेस पर -7 मोलर। x कहां से आएगा? सर x पंडित जी निकाल के दे देंगे, ये x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, आपको टोटल H प्लस मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको टोटल H प्लस मिलेंगे, pH विल बी -log x प्लस 10 रेस पर -7। जब आप इस x को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू सॉल्व करके 6.79 निकल के आती है। मेरा सजेशन है, मतलब तुम कहोगे सर x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो सॉल्व करके आएगी। सॉल्व करने के बाद, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू पुट करेंगे, तब आंसर 6.79 आएगा। और मेरा सजेशन यह है कि आप इसको याद कर लें कि 10 की पावर -7 मोलर HCl की जो pH होती है वो 6.7 नहीं, 6.79 होती। इसको सब लोग याद रख लें। श्रीधर तिवारी कह रहे हैं कि सर अगर आचार्य हटा दें तो मेरा ही नाम तैयार हो जाता है। अबे तुम में और उसमें बहुत फर्क था दोस्त। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई थी, तुमसे क्वाड्रेटिक बन जाए यही बहुत बड़ी बात। सब लोग समझो भाई।
कुछ समझ में आई बात मेरी? सब लोग समझो आराम से, बिल्कुल। अभी अभी ये कई बार क्वाड्रेटिक, हर बार क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम, हर बार क्वाड्रेटिक बनाएंगे। लेकिन अब मुझे एक चीज क्लियर आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि जब एसिड से आने वाले H+10⁻⁶ या उससे बड़े, तो पानी को चुप कर दो, किनारे कर दो, ऐसी तैसी। क्यों? क्योंकि सर वो कॉमन आयन खा के मरा पड़ा है सर, उसको छोड़िए, कहां चक्कर में पड़े। अच्छा ठीक। लेकिन अगर एसिड से आने वाले H+10⁻⁷ से -6 से छोटे हुए, -6 से छोटे हुए, तो आपको पानी की बात सुननी पड़ेगी, और साथ ही साथ सही से सुननी पड़ेगी। और सही से सुनने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक तैयार करना। यानी एसिड के ऊपर जब, पानी के ऊपर जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो इस कॉमन आयन की वजह से ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। इसके पीछे जाने की वजह से वाटर के H+ कम हो जाएंगे। मान लो वो कम वैल्यू X है, मैंने मान लिया कि कम होने के बाद वो X हो जाएंगे, ठीक। तो अब टोटल H+ कितने हैं? X+ एसिड वाले कितने? 10⁻⁷। और OH कितने होंगे? जितने पानी के H+ हैं उतने ही पानी के OH होंगे। मल्टीप्लाई करके KW से इक्वेट कर दीजिए। सर KW कहां से आया? वो तो 25 डिग्री पर फिक्स है, 10⁻⁻14। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप X निकालेंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो भी कुछ होता है, उस X की वैल्यू उठा के दोबारा पुट कर देंगे, क्योंकि टोटल H+ की वैल्यू X + 10⁻⁷ है। तो X की वैल्यू पुट करके आपको बर्तन के टोटल H+ पता चल जाएंगे। और जैसे ही टोटल H+ पता चले, आप पीएच कैलकुलेट कर लीजिएगा। याद कर लीजिए कि -7 का आंसर 6.79 आता है। क्लियर? एक आदमी कह रहा डाउट मत देखिएगा, मैं एक बार देख लेता हूं जल्दी से। सर 10⁻⁻7 HCl से आ रहा है ना, आपने कमिंग फ्रॉम वाटर क्यों लिखा है? 10⁻⁻7 HCl से आ रहा है। हाँ, 10⁻⁻7 HCl से आ रहा है, ठीक है। और वाटर से आने वाले X हैं, दोनों को जोड़ दिया। सर आप पहले मेरा कमेंट ना डाउट देखते थे और क्लियर करते थे, बट नहीं। अरोड़ा जी, सर आई वॉन्ट टू बी इनसाइड बोरा बट विद नोरा, एज यू विश। पांडे जी कह रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर, फैसल सर के 3 लल्लू। इनायत खान कह रही हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शिवांश कह रहे हैं सर आयनिक में कभी नहीं पढ़ा, केमिकल ढंग से पढ़ा था, बट आयनिक इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था, कहाँ से बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करूं? यार अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा सा करना है अभी, है ना। सर ये बादल में उल्टा लिख दिया है आपने। अरे यार अब मुझे याद नहीं। सर हम आप पर पूरा विश्वास है कि N/2 ही आएगा। सर आप ब्यूटीफुल हो। कद्दू कह रहे हैं सर आप ब्यूटीफुल हो। अबे सर आप बड़े प्यारे हो। टेस्ट सिलेबस क्या है? बहुत अच्छा है सर, आपसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। लव यू सर, लव यू बेटा। ठीक, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। जैसे अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए सवाल वो कहता है पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे जल्दी से बताओ, पानी की सुननी है या नहीं सुननी? पानी की बात सुने या नहीं सुने? पानी की बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए? तो मैंने कहा सर देखिए ऐसा है, एसिड के कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है, एंड 10⁻⁸ इज लेस देन 10⁻⁻6। तो इसका मतलब पानी की बात तो सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। अब अगर पानी की बात सुननी पड़ेगी तो सर कैसे सुने? पानी से आने वाले H+ जोड़ देते हैं, चल जोड़ देते हैं। ये लीजिए, गलत तरीके से जब सुनना ही है तो गलत तरह से सुन लेते हैं। सर ये देखिए, H+ टोटल इज इक्वल टू एसिड वाले 10⁻⁻8 प्लस पानी वाले 10⁻⁻7। ये हमारे एसिड वाले हैं और ये हमारे पानी वाले। बिल्कुल गलत है सर, हम मानते हैं, हमने एक बार बेवकूफ बन चुके हैं, हर बार बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्यों? बिकॉज पानी से आने वाले H+ 10⁻⁷ नहीं होंगे। बात समझते हो? फिर क्या करें सर को भाई? लीच वो जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है उसको कंसीडर करते हैं। यानी सही तरीका क्या बनेगा? सही तरीका यही है कि H2O का जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा पीछे जरूर जाएगा, बिल्कुल पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻⁸ H+ उसको डराएंगे, हालांकि काफी कम है, कम डरेगा, तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। पीछे जाएगा तो ऐसे में सर H+ कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? X हो जाएंगे। OH भी कितने होंगे? X हो जाएंगे। लेकिन टोटल H+ कितने होंगे? X प्लस एसिड वाले X प्लस 10⁻⁸। सो इसका मतलब यह हुआ, फिर से KW की वैल्यू अगर आप H+ इंटू OH माइनस से लिखते हैं तो H+ की जो वैल्यू है वो है X प्लस 10⁻⁸ और OH माइनस की वैल्यू है X। इसको सॉल्व कर लेंगे 10⁻⁻14 से, इसको सॉल्व करके X की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही X की वैल्यू आएगी, इससे आप pH कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? जो हमारा pH होगा वो होगा -log
x प्लस 10⁻⁻8 और ये x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, आपको टोटल h प्लस पता चल जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 6.98 आएगा। आप समझिए, आपका 10⁻⁻8 मोलर HCl की पीएच लगभग 7 आ रही, न्यूट्रल। कैसे सर? इतने सारे पानी में, 1 लीटर पानी में आपने 10⁻⁻8 मोल HCl गिरा दिया। सर ये तो ऐसा हो गया जैसे पानी है, एक बूंद HCl से क्या फर्क। मेरी बात समझ रहे हो? यानी जितना ये डाइल्यूट होता जाएगा पीएच आपकी 7 के करीब आती चली जाएगी। सर आंसर विल बी ऑलमोस्ट 7, लेकिन मैं तुम्हें ये याद करने के लिए बोल रहा हूं कि 10⁻⁻7 का आंसर याद करो। 10⁻⁻7 HCl का आंसर 6.79 आता है और 10⁻⁻8 मोलर HCl का जो आंसर है वो 6.98 आता है। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे तो पानी की बात नहीं सुनी जाएगी, इससे और कम कंसंट्रेशन लोगे तो मजे की बात है HCl की बात नहीं सुनी जाएगी। ये क्या कह रहे हैं सर? HCl की बात अलग कर दी आपने। हां, क्योंकि अब सीधी सी बात यह है कि अब ये इतना कम बचा है कि पानी कहेगा अबे तुम मुझे दिखाई नहीं देते, वो कहेगा मैं H+, वो कहेगा मुझे तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे अमाउंट से डर लगता है, तुम्हारा अमाउंट इतना कम है कि मैं डरूंगा ही नहीं, और अगर मैं डरूंगा ही नहीं तो मेरे H+10⁻⁻7 ही रह जाएंगे और अब मैं तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करूंगा। इसलिए आंसर वाटर डिसाइड करेगा, ना कि HCl। मैं अभी लिख के दिखाता हूं, कुछ समझे मेरी बात को? शाबाश, ये सवाल अच्छा था जो अभी एक बच्चे ने पूछा। सर HCl का H2O का इक्विलिब्रियम ही पीछे क्यों जा रहा है? सर HCl का डिसोसिएशन हैम्पर क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई तुम्हारा सवाल अच्छा है, लेकिन दिल वही कहता है कि एक बार ये तो बोल ही दें, लल्लू हो क्या? जब HCl का इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो पीछे कैसे जाएगा? गजब आदमी हो। अरे HCl टूट चुका, वो इक्विलिब्रियम नहीं बनाता, HCl है ही नहीं, वो तो H+ है। मेरी बात समझ रहे हो? जो आदमी इक्विलिब्रियम ही नहीं बनाता वो उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगाओगे? कॉमन आयन इफेक्ट तो हमेशा इक्विलिब्रियम पर लगता है। इसका मतलब ये हुआ सर परेशान होने का काम पानी का है। सर पानी परेशान होगा, HCl के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो टूट चुका। समझो बात को? यानी आपको जो डालना डालिए, पानी ही पीछे जाएगा, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। समझो बात को? जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले कि फाइंड आउट द पीएच, ये लीजिए आप क्वेश्चन लेते हैं जेई मेंस का 2024 में। क्या कह रहा है? 10⁻⁻10 मोलर HCl का पीएच बताइए। ये सवाल कितना अच्छा सवाल, कैसे करेंगे? सर बड़ा आसान सवाल है। सर 10⁻⁻10 मोलर HCl का आंसर जो है कुछ गधे लिख के आ जाएंगे 10, क्योंकि वो समझ खोखले लोग हैं ना। वो तो कहते हैं सर हमें तो बताया गया, हमारे मास्टर ने हमें बताया था कि जितना HCl होगा माइनस लॉग HCl कर दो, खत्म होगी बात। यानी HCl से आने वाले H+ कितने होंगे? सर HCl से आने वाले H+ जो होंगे वो 10⁻⁻10 मोलर होंगे, ये H+ होंगे। बात समझ रहे हो? तो सर पीएच की जो वैल्यू आएगी वो माइनस लॉग 10⁻⁻10 आ जाएगी, यानी आंसर विल बी 10। अजब गजब लल्लू आदमी हो, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा 10 आ रही है। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर आपने पानी को तो देखा ही नहीं, पानी को भी तो देखिए। चलिए पानी को देखते हैं। तो 10⁻⁻10 जो है वो आपके H+ हैं, कौन से? एसिड वाले, ये एसिड वाले। और पानी वाले जो होते हैं वो 10⁻⁻7 मोलर हैं। दिस इज H+, कौन से? पानी वाले। सर लेकिन आपने -7 कैसे ले लिया? कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा? अरे क्या कॉमन आयन लगेगा यार? 10⁻⁻10 इतना कम H+ एसिड से आ रहा है। पानी कहेगा भाई तुम कौन हो, डराने आए हो हमें, मारेंगे थप्पड़ खींच के, भागो यहां से। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एसिड से डरेगा ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा H+ पानी को नहीं डरा सकता। इसका मतलब यह हुआ पानी से आने वाले H+ -7 ही रह जाएंगे, और ये इस बार इतना कम होगा कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और अब सोल्यूशन के H+ कहां से आएंगे? सर सोल्यूशन के H+ पानी से निकल के आएंगे। यानी H+ जो टोटल होगा वो होगा H+ एसिड वाला प्लस H+ पानी वाला, और एसिड वाला नेग्लिजिबल होगा बिकॉज ऑफ अमाउंट, ये नेग्लिजिबल होगा। यानी टोटल H+ कितने होंगे? सर टोटल H+ पानी वाले जिनके ऊपर कॉमन आयन ना के बराबर लग रहा है, इसलिए अब जो पीएच निकल के आएगी वो पीएच पानी डिसाइड करेगा, एंड दैट इज 10⁻⁷ एंड द आंसर शुड बी 7। सो दिस सोल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल एंड द आंसर इज 7। क्लियर? 6.999999, बिल्कुल सही, शाबाश। पीएच वाला, भास्कर कह रहा है पीएच वाला, फिजिक्स वाला, पीएच वाला।
एक कह रहा डाउट देख लो, हम डाउट बिल्कुल नहीं देखेंगे यार। कुछ समझ में आ रहा हो तो एक बकरा पप्पी सप्पी कुछ गिरा दो। गजब लल्लू आदमी हो, पता नहीं कैसी कैसी शक्लें बना रहे हो कि कोई आदमी भूत बना रहा है, कोई आदमी न जाने क्या बना रहा है। बस बल्कि हम तो कहते हैं कि कुछ भी ले लीजिए, 10⁻⁻18 मोलर HCl का आंसर बताइए। 10⁻⁻20 मोलर HCl का आंसर बताइए। गधे न जाने क्या क्या लिख के आएंगे। 10⁻⁻100 मोलर HCl का आंसर बताइए। सर सारे आंसर हमारे 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। क्यों? क्योंकि पानी डिसाइड करेगा। समझे बात को? शाबाश। यार अब एक काम करते हैं ना यार, ये जो बकरे वाला सीन है इसको खत्म कर देते हैं। समझ रहे बात को? अब फिर से गोटी लिख दिया करो यार। उसका रीजन हम बताते हैं। कोई आदमी अगर देखेगा ये चैट तो ये कहेगा साला कितनी स्पैमिंग हो रही है बैच में। वो ये सब बना के देखे कितनी स्पैमिंग करते हैं बच्चे, कितने गंदे बच्चे हैं ऐसे। समझो बात को? गोट लिखा होगा तो समझो वो समझ जाएंगे कि नहीं ये मास्टर के लिए लिख रहे हैं। मेरी बात समझो? तो अब एक काम यही करते हैं कि ये बकरे वाला सीन कैंसिल कर देते हैं, अब गोट ही लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब कुछ दिन चेंज कर देते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे स्पैमिंग हो रही है। बकरे बने बकरे, कोई आदमी खाली बैठे हैं, बकरे बकरे बनाए जा रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो बात को? तो अब इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, अब गोटी लिखा करेंगे। सही। क्लियर है? अब थोड़ा सा ऑड सा लगता है, मतलब सोचो कोई आदमी बाहर बैठ के देख रहा होगा, अरे यार ये मास्टर क्लास में चल क्या रहा है, साला बकरे बकरे बना रहे हैं, मास्टर अजीब बेवकूफ आदमी कैसा पढ़ाता है, सब स्पैमिंग कर रहे हैं बच्चे। स्पैमिंग नहीं है ये, हमें पता है कि क्या चल रहा है, बट फिर भी लोगों को भी ना लगे। समझ रहे हो बात को? तो उनको लगना चाहिए नहीं नहीं पढ़ाई हो रही है, ऐसा थोड़ी ना खेल कूद चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तो यानी एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच कैलकुलेट करनी तो मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगा, ये बताइए एसिड से आने वाले H प्लस कितने हैं। वो कहेगा एसिड से आने वाले H प्लस अगर 10⁻⁻6 या उससे बड़े हैं तो पानी की ऐसी की तैसी। लेकिन अगर वो -6 से छोटे हैं तो ऐसे में आपको पानी की बात सुननी पड़ेगी, और वो भी कॉमन आयन लगाकर सुननी पड़ेगी, तमीज से सुननी पड़ेगी। हां, अगर एसिड से आने वाले H प्लस 10⁻⁻8 से भी कम हो गए तो सर एसिड की ऐसी की तैसी, डिसाइड कौन करेगा? पानी, और आंसर विल बी ऑलवेज 7। क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, दिस इज केस 2, पीएच कैलकुलेशंस फॉर द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी इस बार 2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाले गए, 2 3 जो भी ले लें, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाले गए। वो कह रहा 2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाले जाएंगे तो पीएच कितना निकल के आए। समझ बात? अब ये कौन सा है, बलदेव आ गए हैं, वो कह रहे हैं छुट्टी 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 छुट्टी। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब है बहुत कम घुलने वाला, बहुत कम घुलने वाला, जरा सा ऐसा। नमक नहीं, नमक स्पैरिंगली, नमक तो सर 1 लीटर पानी में सर आप किलो भर के घोल दीजिए सर। लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो जरा सा घुलते हैं, जरा सा, चुटकी भर। समझ रहे हो बात को? तो ये छुट्टी 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 वाला आदमी जो हमारा बलदेव है, मैं इसलिए बलदेव बोल रहा हूं ताकि बच्चे जो है बलदेव की टांग खींचे। बलदेव, तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए तो हमने तुम्हें छुट्टी दी, जाओ आजाद हो तुम। ठीक? ये फिर बकरा आ गया यार, बकरा छोड़ो भाई, अब्दुल्ला मान जाओ बे, बकरे के साथ चाकू बना है। अब्दुल्ला, हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन कंट्रोल। ठीक? तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीएच कैलकुलेशंस फॉर द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर लिया जाए तो क्या। तो चलिए एक काम करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे, समझो बात को, जैसे कुछ ऐसा हो रहा है, क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बर्तन है
और इस बर्तन में दो स्ट्रॉन्ग एसिड। हालांकि सर एक चीज तो पता ही हमें कि सर पानी अपना पड़ा हुआ था, है ना, पानी तो पड़ा ही हुआ था। अब आपने इसके अंदर जो है दो स्ट्रॉन्ग एसिड डाले। सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए आपका HA है और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है मान लीजिए आपका HB। दो स्ट्रॉन्ग एसिड, होगा क्या सर, इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर ले लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर ले लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए सर, एक की कंसंट्रेशन बर्तन के अंदर C1 मोलर है, एक की कंसंट्रेशन C2 मोलर है। तो ऐसे में सर आप मुझे ये बताइए, क्या आपको एक आदमी बहुत बुरी तरह से रोता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मैं बलदेव की बात नहीं कर रहा हूं, समझो बात को, बलदेव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या एक आदमी आपको बहुत बुरी तरह से रोता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सर पानी नहीं नजर आ रहा है आपको, कितना तड़प रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? सर क्या हालात होंगे पानी के। एक तो एक H+ से परेशान था सर, दूसरा आदमी भी H+ गिरा रहा है सर। पानी मुझे ऐसा लगता है सर इस बार आपको पानी की बात कभी नहीं सुननी पड़ेगी। आप समझिए, मर गया वो आदमी सर, परेशान हो गया, एक एसिड से परेशान था, दूसरा एसिड भी मारा पड़ा है सर। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है इस पूरे खेल में मुझे पानी की बात शायद कभी ना सुनना पड़े। बताओ ये बात सही लगती है कि नहीं तुम्हें? इस पूरे खेल में क्या मुझे पानी की बात कभी भी सुननी पड़ सकती है? कभी नहीं सुननी पड़ेगी सर। ये बर्बाद इंसान इन इतने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को देखकर परेशान हो चुका होगा। सर ये खत्म हो गया। बताओ क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि पानी की बात मुझे कभी नहीं सुननी पड़ी? तो तुम्हें गलत समझ में आ रहा है, क्योंकि पानी फिर ये बोलेगा तुम 2 हो चाहे 10 आ जाओ, मुझे डर तुम्हारे नाम से नहीं, तुमसे आने वाले H+ से लगता है। अगर तुमसे आने वाले H+ मिलकर भी इतने कम रह गए कि मुझे डरा ना पाए तो ऐसी की तैसी तुम्हारी। समझो मेरी बात को, अकल ही नहीं लगाते हो तुम, केमिस्ट्री की बैंड बजाने पर लगे हुए हो। अबे इतनी तसल्ली से तुम्हें बात बताई जा रही है, तुम गजब लल्लू आदमी हो। हम ये कह रहे हैं कि एक एसिड क्या देगा सर, एक एसिड H+ देगा, बिल्कुल सही है। कितने H+ देगा सर? C1 मोलर देगा। दूसरा एसिड क्या देगा सर? दूसरा एसिड भी H+ देगा। वो कितना देगा सर? वो C2 मोलर देगा। मिला के टोटल H+ एसिड वाले कितने होंगे? C1 + C2 मोलर होंगे। ये कौन से होंगे सर? ये एसिड वाले होंगे। क्या ये एसिड से आने वाले H+ पानी को डराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्या पानी डरेगा? बिल्कुल डरेगा। लेकिन सर पानी भी तो समझदार है, डरेगा तब ना जब H+ इतने कम हो जाए या इतने ज्यादा हो कि उसको डरा सके। और ये तो बात हो चुकी है क्या कि सर अगर डराने लायक सिचुएशन है तब तो ठीक है। अगर C1 + C2 10⁻⁻6 मोलर या उससे बड़े हैं तो पानी कहेगा अरे भागो, घबरा गया, डर गया, पानी की बात कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन सर कहानी वही पूरी पुरानी है। अगर C1 + C2 की वैल्यू 10⁻⁻6 से कम हो गई, पानी चौड़ा होके बोलेगा, वो कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, हमारी भी बात सुननी पड़ेगी, भाड़ में जाओ तुम। समझो बात को, पानी को डर H+ के नाम से नहीं, H+ के अमाउंट से लगता है। जितना ज्यादा अमाउंट होगा वो उतना ही ज्यादा डरेगा, जितना कम अमाउंट होगा वो उतना कम डरेगा। सोचो कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव जेईई मेंस के पेपर में पूछा जाएगा कि अगर किसी सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन को 5 स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलकर तैयार किया जाए तो क्या वाटर से आने वाले H+ कंसीडर किए जा सकते हैं? हां किए जा सकते हैं। आप 5 स्ट्रॉन्ग एसिड क्या 50 स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए, पानी सिर्फ उनके नाम से नहीं उनके अमाउंट से डरता है। उन 50 H+ को अगर जोड़ने से 10⁻⁻6 मोलर से कम रह गई कंसंट्रेशन तो पानी बोलेगा। बताओ समझे बात? बलदेव ने सॉरी बोल दिया भाई, अब तुम बलदेव की टांग खींचना बंद कर दो प्लीज। ध्रुव कह रहा सर एक सवाल और आ सकता है, पानी किससे डरता है? पानी H+ से डरता है, पानी OH- से डरता है, वही कॉमन है हमारे, तो OH से भी डर सकता है, H+ से भी डर सकता है। लेकिन सर छोड़िए ना बात को, अमाउंट की बात करिए, अमाउंट से बात कर लेंगे। क्लियर है ये? तो यानी अगर मैं इस सवाल का आंसर लिखना चाहता हूं तो अब सब लोगों को समझ में आ गया होगा इस सवाल का सही आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सर इस सवाल की बिल्कुल सच्चाई लिखते हैं। मेरे हिसाब से सवाल का आंसर होगा pH - log C1 + C2। लेकिन कब होगा सर? तब होगा इफ C1 + C2 इज ग्रेटर इक्वल -6। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आंसर क्या होगा? अगर ऐसा ना हुआ तो आंसर होगा -log C1 + C2 + X। ये कहां से आ गया सर? ये पानी वाला है जो कॉमन आयन खाने के बाद निकला होगा। ये कब आएगा? इफ
C1 प्लस C2 इज लेस देन 10⁻⁻⁶। सर ये और बता दीजिए, ये x कहां से आएगा? सर x की वैल्यू तो 10⁻⁻7 होती थी ना। नहीं बेटा, कॉमन आयन खाने के बाद वो कम हो गई, x हो गई। तो सर x पंडित को बुला के सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? सर x प्लस, सब लोग एक बार में देखते हैं समझ पाते हो कि नहीं, x प्लस C1 प्लस C2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14। सर यहां से x निकल के आएगा, यहां पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा और ये होगा इस सवाल का सही आंसर। समझे या नहीं? भाई बकरे बंद करो, शुभम मान जाओ बे। शिवम वर्मा, सिर्फ गोट से काम चलेगा, बकरे मत बनाओ प्लीज। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं जिस जिस तरह से समझाना चाह रहा हूं या जो समझाना चाह रहा हूं, तुम लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हैं? समझ में आ रहा है सारी बातें? मजा आ रहा है सबको? मजे लेने आया तुम यहाँ? हैं? मजे लेने आया तुम? शाबाश। चेक कर लेते हैं किस किस को अब तक की सारी बातें समझ में आई। हाँ सही है, चेक कर लेना चाहिए। जल्दी से बता दो, अब तक की सारी बातें, आइनिक में सारी बातें किस किस के समझ में आ गई हैं, वो पोल में बता दे। फील आ गई भाई, कुछ लोगों को फील आ गई, कुछ लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। यार एजीसीएल पे एजीसीएल की बातें मत करो ना यार, अभी क्यों परेशान कर रहे हो? सॉल्ट कहां से आ गया यार? अभी तो सॉल्ट का नाम ही नहीं लिया। अरे हम सॉल्ट में भी तुम्हारी बैंड बजाएंगे, तुम रुको तो यार, हमने बोला ना तुमको, तसल्ली रखो। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट की सॉलिबिलिटीज, ऐसी ऐसी जगहों पर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकालेंगे, तुम भी हैरान हो जाओगे, साला अच्छा यहां भी निकलती। चेक कर लेते हैं। 95.5% बच्चे कह रहे हैं कि उनके समझ में आ गया है, 4.5% अभी भी ऐसे हैं जिनके समझ में नहीं आया। ये वही है, छुट्टी 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 छुट्टी, ये वही छुट्टी वाले लोग। चलिए खैर, तो यानी एक चीज क्लियर है कि अगर मेरे पास एसिड्स दिए जा रहे हैं और एसिड्स की पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो एसिड्स के स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच निकाली जा सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर की पीएच निकाली जा सकती है। चलिए एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। मैं तो यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पूछने चाहिए सवाल, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। पहला सवाल बड़ा अच्छा सवाल बनाते हैं, आसान सवाल एकदम। आप C1 मोलर नहीं, 10⁻⁻4 molar HCl is mixed एक सेकेंड, equal volumes of 10⁻⁻4 molar HCl and 10⁻⁻5 molar HCl are mixed. Find out the pH of resulting solution. जल्दी से बताओ आंसर कैसे निकालें। कुमार कह रहे हैं आप एनटीए में जॉब ले लो। अरे अब वो दिन कहाँ यार, अब इस उम्र में कहाँ कोई जॉब देगा यार। अब ये किसी तरह से पीडब्ल्यू में ही अपना थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाने को मौका मिलता रहे, बस, और क्या है। सेवन? अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 7 कहां से आ रही है इसकी पीएच?
अच्छा मतलब सॉल्व करके आ ही नहीं सकता यार, दो एसिड से आंसर 7 कैसे आ रहा है, बक लल्लू। अच्छा 10⁻⁻4 और 10⁻³ को जोड़ के 10⁻⁻7 आता है। अबे तुम लोगों को जीने का ही हक नहीं है, बात समझ रहे हो तुम आईटी बाईटी चक्कर में कहा पड़ो, तुम्हें जीने का ही हक नहीं है। 10⁻⁻4 और 10⁻³ को जोड़ेंगे तो 10⁻7 आ जाएगा। अबे कमाल आदमी हो बे, ये कौन लल्लू थे सारे, बक। अरे भाई हद हो गई यार, एकदम बिल्कुल हद हो गई। H+ जो है एसिड वाले, एक तो तुम लोग को कुछ पता ही नहीं, हमने ये सवाल क्या सोच के दिया था, तुम इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हो। हमने ये सोच के दिया था दो लोगों का इक्वल वॉल्यूम जोड़ा जाएगा, एक की कंसंट्रेशन ये है और एक की कंसंट्रेशन ये है। जब दो लोगों की इक्वल वॉल्यूम जोड़े जाते हैं तो उन दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तुम तो मोल कॉन्सेप्ट की भी तुमने बस क्या बोले, 10⁻⁻4 मोलर इसका वॉल्यूम V, इसके साथ जोड़ा जा रहा है 10⁻⁻5 मोलर वॉल्यूम V। तो क्या तुम इतना भी नहीं याद रखते कि अब टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा, तो फिर दोनों लोगों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां आके आधी हो जाएंगी। तो यहां पर 2V होते ही जो कंसंट्रेशन होंगी वो दोनों लोगों की आधी हो जाएंगी। अरे भाई M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करोगे तो यहां पर टोटल कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगी, 10⁻⁻4V प्लस 10⁻⁵V अपॉन V प्लस V। कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, जिसमें 10⁻⁻5 को कॉमन ले ले तो यह आ जाएगा कितना, 10 प्लस नहीं, हाँ 11। So this is 5.5 into 10⁻⁻5 मोलर। ये है H+ कॉन्सेंट्रेशन, 5.5 into 10⁻⁻5। बताओ मैं सही कर रहा हूं ये? अगर आपने 10⁻⁻5 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 कॉमन लेने से 10 + 1। सो दिस इज 11/2। समझ रहे हो बात को? यानी ये हमारी H+ कॉन्सेंट्रेशन है और साफ दिखाई देता है, दिस वैल्यू इज 5.5 into 10⁻⁻5। इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर। तो क्या पानी की बात सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो पीएच यहीं से निकाल लेना, पीएच इज इक्वल टू -log 5.5 into 10⁻⁻5। अब जो भी लॉग वॉग की वैल्यू होगी वो यूज करेंगे, सवाल में दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा सॉल्व करके आंसर आ जाए। क्लियर है ये? जो भी आएगा सॉल्व करके 5 - log 0.5, यानी ये आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा 5 - log ऑफ 5.5। ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब log 5.5 की वैल्यू जो है वो आपको एग्जाम में दे दी जाएगी, अपने हिसाब से जुगाड़बाजी करके सॉल्व कर लें, खत्म। क्लियर है ये? अब इतनी गणित तो यार तुम लोग कैसे आदमी हो यार, इस सवाल इसको फिर केबी लिख दो भाई, इसको केबी लिख दो। तुम्हें तो केबी बिल्कुल ऐसा है, आदत है तुम्हारी, इसको केबी लिख देते हैं। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। अगर तुम कहोगे सर यहां पर आपने ऐसा किया है, यहां क्यों नहीं किया था सर आपने, अपने जो आपने सवाल कराया था उसमें ऐसा क्यों नहीं किया था? ऐसा इसलिए नहीं किया था कि कंटेनर के अंदर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 दी, यानी मिला हुआ सिस्टम है, वहां पर C1 C2 दे रखा है, तो वहां पर तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आप मिलाएंगे तो कंसंट्रेशंस दोनों लोगों की चेंज हो जाएंगी। वो नई कंसंट्रेशंस आपको पकड़नी थी और वो नई कंसंट्रेशंस क्या होंगी, 10⁻⁻4/2 एंड 10⁻⁻5/2। सो द टोटल कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻5/2। भाई 2V वॉल्यूम करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगी ना, यानी HA की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4/2 हो जाएगी, HB की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁵5/2 हो जाएगी, और जब दोनों को जोड़कर आप H+ निकाल के आएंगे। समझ में आया? सर यू आर बोट बॉस ऑफ ऑल टाइम, बहुत बढ़िया सर। ये गलत बेकार को दर्द नहीं होता होगा क्या? ये गलत बेकार को दर्द नहीं होता होगा, वो बोल नहीं सकता तो क्या उसके अंदर भी प्राण है? कोई नहीं समझता है जानवरों की प्रॉब्लम। अच्छा ये कौन थे वैसे? रुद्र मिश्रा थे। अच्छा अबे तुम अपनी प्रॉब्लम समझो, कहां चक्कर में पड़ो बे, गए बेकार की बातें कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इसे कहां चक्कर में पड़ो, दर्द नहीं होता रे, बहुत दर्द होगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बहुत दर्द होता है। समझो बात को, इस मुद्दे पे बात करो। सर अगर किसी सॉलिड का इक्विलिब्रियम है तो क्या हम उसमें Kc की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं।
केसी की वैल्यू तो हमेशा निकाल सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि वो सारे अगर सॉलिड है तो केसी की वैल्यू फिर 1 ही मान ली जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक आदमी सोल्यूशन या गैस है तो केसी की वैल्यू वो आदमी डिसाइड करेगा। सॉलिड्स की कंसंट्रेशंस को हम यूज नहीं करते, वो यूनिटी मान ली जाती। ठीक है ना। सर हिम्मत टूट रही है, न पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जैसे स्टार्टिंग में हो जाता था, मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं क्योंकि हम अब कोशिश कम कर रहे होंगे, हमें कोशिश और करनी है श्रद्धा के साथ, आप क्या बोले, अब फीलिंग के साथ, और ये सोच के कि कर पाएंगे, हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अदरवाइज तो ये सोचते रह जाएंगे कि होना है कि नहीं। ठीक है ना। आप चैंपियन कब हुए थे ग्रेट खली को हरा के? सर WWE में आप चैंपियंस कब हुए थे? ये आदमी इतने खाली, हम क्या बताएं, मतलब बिल्कुल फर्जी लोग हैं। ठीक। एक्स क्या है? एक्स क्या है सर जी? एक्स जो है वो ABCD के अंदर एक्स आने वाला एक अल्फाबेट है। एक्स के बाद वाई भी आता है, वाई के बाद जेड आता है। आज तुम्हारा यही होमवर्क है, तुम ए से लेके जेड तक सारी अल्फाबेट्स याद करोगे बेटा। एक्स क्या है? हम इतनी देर से एक्स 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 चिल्ला रहे हैं, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स क्या है। ठीक है भाई। सर आप चिंता न लीजिए, हम लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। गोट लिखने में टाइम लगता है, बकरा जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी कट डू डॉन वो थोड़ा सा स्पैम लगता है। समझ लो बात को। तो मेरा मानना यही कि अगर मेरी बात मानो तो आप अवॉइड करो, आप गोटी लिख दिया करो। ठीक, समझ लो बात को। चलिए ठीक है सर। ये गलत बेकार को दर्द होता है, ये रुद्र तो मानेंगे ही नहीं। ठीक। सर जेई मेंस 2024 नोट्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि 10 की पावर माइनस रहेगा तो उसमें भी नेग्लेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, मैंने बताया 10 की पावर -8 के नीचे जो भी कुछ है वो सब नेग्लेक्ट, पानी डिसाइड करेगा, आंसर विल बी 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो बात को। ठीक है। चलिए खैर, तो चलिए मेरा आज है, तो चलिए ठीक है, आज का ये काम खत्म करते हैं, आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। कुछ सवाल होंगे, एक आध सवाल मैं इसमें से तुम्हें होमवर्क दे देता हूं। हालांकि फिर भी मेरा मानना यह है कि कल की जो क्लास होगी, उस कल की क्लास में मैं पीएच कैलकुलेशंस पर सारे डिस्कशन कर चुका हूंगा, जिसमें वीक एसिड्स का मिक्सचर होगा, पॉलीप्रोटिक एसिड्स की पीएच कैलकुलेशंस होंगी, इस तरह की बातें कर लेंगे। और फिर मुझे लगता है कल ही हम हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन यार ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा तसल्ली से काम करो, मेहनत करो, थोड़ा मजा तभी आएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? खूब कोशिश करो, खूब कोशिश करो। ठीक है ना। अब तुम्हारा ऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म हो चुका है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी ऑलमोस्ट चल ही रहा है जैसे तैसे। अब इनको मिला जुला के खत्म करो। समझ लो बात को। अब रिवीजन पर कॉन्सेंट्रेट करो। तुम लोगों से कुछ बच्चे अगर प्रयास 3.0 वाले हैं तो उनकी ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये कि करना है, कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खूब मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो। बाय बाय।